नमस्कार साथियों, क्रैक साइको इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। एमपी एमआरसी सीबीएटी लाइव वेबिनार जो हमने कल इंट्रोडक्शन क्लास के अंतर्गत पर्सनालिटी टेस्ट लिया था और उसका आज हम लोग डिस्कशन करने के लिए जा रहे हैं आज की क्लास में। तो इसको हम लोग देखते हैं और साथ ही साथ आप लोगों के जो कमेंट्स होंगे वो भी यहाँ पर आपको करने हैं और बताने हैं कि क्वेश्चंस आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ। देन आफ्टर हम आगे बढ़ते चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। कल का जो पर्सनालिटी टेस्ट हमने लिया था उसका पहला क्वेश्चन जो है वो ये था, और मैं इसको एक्सप्लेन करते हुए भी चलूंगा ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो ये है हमारा यस्टरडे क्लास पर्सनालिटी टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, आई रियली इंजॉय टॉकिंग टू पीपल, यानी कि सच में ही मुझे लोगों से बातचीत करने में मज़ा आता है। तो यहाँ पर क्या बात किया जा रहा है, एक तो सच में ही मुझे, मुझे का मतलब हो गया ये आपके बारे में बात की जा रही है, और लोगों से बातचीत यानी कि यहाँ पे बात कर रहे हैं तो ये हो गया अदर्स। सच में ही मुझे लोगों से बातचीत करने में, तो तीसरी पॉइंट आपको देखने की जरूरत है, बातचीत। बातचीत का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेट करना या फिर कन्वर्सेशन करना, संवाद इसको हिंदी में हम कह सकते हैं। संवाद करने में मजा आता है, जो फोर्थ पॉइंट है वो। और सच में ही का मतलब क्या हो गया कि ये एक पॉजिटिव सेंस में चीज़ों को बोल रहा है कि है ना, ऐसा हकीकत है कि जब भी मैं लोगों से बातचीत करता हूँ तो मुझे मज़ा आता है। इसमें किसी टॉपिक के बारे में नहीं बताया गया है तो इसको हम न्यूट्रल वे में ले सकते हैं। तो पर्सनालिटी टेस्ट, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया है कि अगर हम मेट्रो एग्जामिनेशन की बात करें तो मेट्रो के एग्जामिनेशन में कुल 36 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, और इसके लिए जो निर्धारित समय होता है वो 15 मिनट होता है। और पर्सनालिटी टेस्ट जो है सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। वो इसीलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है क्योंकि आपके कुल 6 टेस्ट होते हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट के अंतर्गत, और इसके 7 T स्कोर जनरेट होते हैं। क्या होते हैं, 7 T स्कोर जनरेट होते हैं। और पर्सनालिटी टेस्ट में 36 क्वेश्चन के बेस पे मैंने कल की भी क्लास में बताया था कि 2 सेपरेट T स्कोर बनते हैं, एक जी सेक्शन का बनता है और दूसरा जो है वो क्यू सेक्शन का बनता है। और उन दोनों में ही मिनिमम आपको हर एक T स्कोर जो है 42 एंड एबव आपका होना चाहिए। सभी टेस्ट में 42 एंड एबव होना चाहिए। बट चूंकि आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट या नोट वाली बात ये है कि इस बार मेट्रो के एग्जामिनेशन में पहली बार जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है उसके मार्क्स मेरिट में भी जुड़ेंगे। तो ये टेस्ट अपने आप में जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है। क्योंकि केवल 36 क्वेश्चन करके आप कितने अंकों के लिए दावेदारी करेंगे, तो 80+80 यानी कि 160 नंबर के लिए आप दावेदारी करेंगे। और सोचिए इसमें से अगर आपने मैक्सिमम स्कोर कर पाए तो वो कितनी बड़ी बात होगी। अभी रिसेंटली DFCCIL का एग्जामिनेशन हुआ और उसमें हमारे जो स्टूडेंट हैं उन्होंने 69 नंबर और दूसरे में 66 नंबर जो है वो लेकर के आए। यानी कि आप समझ सकते हैं 70 और 6, 70 7 6 तेरा 136 और +5, 136 यानी 135 नंबर जो है वो बच्चे लेकर के आए आउट ऑफ 160, जो मैक्सिमम स्कोर हो सकता था और वो हाईएस्ट स्कोर रहा था। तो आप सभी लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पर्सनालिटी टेस्ट और उसमें मैक्सिमम स्कोर को अचीव कर पाना। तो इसी क्रम में हमने आपको बताया कि जो हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे थे कि सच में ही मुझे लोगों से बातचीत करने में मज़ा आता है। तो बातचीत करना संवाद होता है, और ये कहीं ना कहीं अगर आप लोगों से बातचीत करते हैं इसका मतलब ये पता चलता है कि जो आपकी पर्सनैलिटी है, ध्यान दीजिएगा मैं यहाँ पर केवल और केवल कीवर्ड का यूज़ करूँगा। पर्सनैलिटी है वो क्या है, आपकी एक्सट्रोवर्ट है। क्या है वो पर्सनालिटी आपकी, एक्सट्रोवर्ट, जिसको कि हिंदी में हम क्या कहते हैं, बहिर्मुखी। पर्सनालिटी दो तरह की होती है, एक होती है इंट्रोवर्ट जिसको कि हम अंतर्मुखी कहते हैं, और दूसरी होती है एक्सट्रोवर्ट। और एक और पर्सनालिटी होती है जिसको हम कहते हैं एम्बीवर्ट, जो कि दोनों के गुणों को अपने पास जो है आत्मसात करके रखता है। तो जो भी इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी होगी यानी कि जो अकेले रहना पसंद करते होंगे, उन लोगों को कभी भी जो है आ, लोगों के बीच में मजा नहीं रहता आता। वो हमेशा जो है अकेले में रहना पसंद करते हैं। आप में से कई लोग, आप सभी लोग ऐसे किसी न किसी लोग को जानते होंगे, या हो सकता है कि आप में से किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी भी इस प्रकार की होगी कि जिनको ज़्यादा सोशल होना या लोगों से बातचीत करना जो है वो पसंद नहीं होता है। लेकिन अगर हम इसको ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो आपका जो जॉब प्रोफाइल होगा वो सुपरवाइजर का होगा, और उसमें 2 पोस्ट होती हैं। अगर हम बात करें वो है आपका स्टेशन कंट्रोलर का या फिर ट्रैफिक कंट्रोलर का, जहाँ पर कि आपको लोगों से या पब्लिक से बातचीत करनी पड़ेगी, वही आपका डीलिंग का काम होगा। तो आपको एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि मज़ा आता है, तो वो तभी आ पाएगा जब आप एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी होंगे। तो इसलिए इसका उत्तर यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, एग्री, डिसएग्री और न्यूट्रल। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा इसका एग्री।
तो क्या ये क्वेश्चन आप सभी लोगों का सही था? चैट बॉक्स में मुझे बताइए यस या नो। सभी लोग अपने चैट बॉक्स में बताइए कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप सभी का सही था या गलत था, और क्लियर हुआ या नहीं। प्रशांत, प्रवीण, राहुल, रवि, रविशंकर, अर्चना, और कॉन्सेप्ट जो मैंने बताए वो क्लियर हो गया। रविशंकर कह रहे हैं कि सॉल्यूशन कहाँ आया सर? किस चीज़ के सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं रविशंकर? एक बार थोड़ा सा माइक को अनम्यूट कीजिए और फिर बताइए। यस रविशंकर। अच्छा, लाइब्रेरी में है। अच्छा, विनय कह रहे हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बट मेरा गलत हुआ। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी चीज़ है विनय, तो वो चीज़ें हैं। सॉल्यूशन इसका आप जब अपने व्यू सॉल्यूशन में जाएंगे तो आपको इसका सॉल्यूशन दिखेगा, और हम लाइव क्लास में टेस्ट कराते हैं ताकि लाइव उसका डिस्कशन हो। अगर आप लाइव नहीं देख पाएंगे तो कोई बात नहीं, आप उसको बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं। चलिए आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको कोई भी क्वेश्चन डाउटफुल लगे तो आप यहाँ पे चैट बॉक्स में बता सकते हैं, फिर हम आपको अलाउ करेंगे आंसर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कहा गया है सीइंग द पैटर्न इन द आर्ट एंड द नेचर अवेकन्स माय क्यूरियोसिटी, यानी कि कला और प्रकृति में पैटर्न देखकर मेरे भीतर कुतूहल जाग जाता है। कुतूहल को आप इंग्लिश टर्म में यूज कीजिए और वो है क्यूरियोसिटी। एग्जाम में भी आपका जो मोड ऑफ लैंग्वेज होगा वहाँ पर वो 2 लैंग्वेज यूज होंगे साइकोमेट्रिक टेस्ट में, एक इंग्लिश होगा और दूसरा आपका हिंदी होगा। और हिंदी कई बार जो है क्लिष्ट होते हैं, इसीलिए आप सभी लोग एग्जाम में इंग्लिश वर्ड्स को प्रेफर कीजिएगा सॉल्यूशंस के लिए या समझने के लिए। तो कला और प्रकृति में पैटर्न देख के मेरे अंदर क्यूरियोसिटी आ जाती है। तो बेसिकली आपको आर्ट्स वाली चीज़ें पसंद है या नहीं, आपको नेचर पसंद है या नहीं। जब भी आप किसी ब्यूटीफुल प्लेस पे जाते हैं या हिल प्लेस पे, हिल स्टेशन पे जाते हैं या प्रकृति की गोद में जाते हैं, तो आपके अंदर एक सेंसेशन सी आ जाती है, यानी कि कितना अच्छा है, वाव वाली फीलिंग जो होती है वो आती है यानी। तो डेफिनेटली ये एक पॉजिटिव फीलिंग है, इसीलिए जो इसका उत्तर होगा, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, ए एग्री, बी डिसएग्री और सी न्यूट्रल। तो राइट आंसर इसका एग्री होगा। आप सहमत है? ये आपका उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हुआ या नहीं? जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर या नहीं। ओके चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है आई ट्राई टू डू ऑल द टास्क असाइन टू मी सिंसियरली। यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है सिंसियरली, हिंदी में प्रश्न है मुझे सौंपे गए सभी कार्य मैं पूरी ईमानदारी से करने का प्रयास करता हूँ। आई ट्राई टू डू। अगर मैं आप सभी लोगों को बताऊं कि पर्सनालिटी के कुछ ट्रेट्स होते हैं, जब आप कॉन्सेप्ट वीडियो अगर देखेंगे तो आपको चीज़ें पता चलेंगी। तो वहीं पर से एक ट्रेट होता है जिसको हम कहते हैं ऑनेस्टी, राइट। और ऑनेस्टी के बारे में आप सभी लोग को मालूम है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी क्या होता है? वो बेस्ट पॉलिसी होती है, सर्वोत्तम गुण होता है। और मुझे सौंपे गए सभी कार्य, अगर सभी कार्य की बात करते हैं और पूरी ईमानदारी से करने का प्रयास करते हैं, उसमें भी किसी भी तरह का आलस के कोई स्थान नहीं होता है। किसी भी तरह की जो है चोरी करने की बात, काम चोरी जिसको कहते हैं, वो करने की आपकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है। तो उसी के बारे में बोला गया है। तो ये एक पॉजिटिव सेंस का स्टेटमेंट है, इसीलिए इसका उत्तर जो है ऑप्शन ए देखेंगे, एग्री है, बी डिसएग्री है और सी न्यूट्रल है। तो राइट आंसर इसका एग्री होगा। और इस प्रश्न को हम आप देखेंगे तो ये प्रश्न आपको लगेगा कि इंडिविजुअल आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड पूछा गया है, बट एक्चुअल में ये एक ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू का क्वेश्चन है, जिससे कि आपकी देखी जाती है सूटेबिलिटी, कि आप एक सूटेबल कैंडिडेट हैं या नहीं इस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी लोगों का क्लियर है या नहीं? चैट बॉक्स में बताइए। चैट बॉक्स में लिखना है क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर सर, अगर नहीं है तो नॉट क्लियर। अर्चना, प्रशांत, रवि, राहुल, विनय, सभी लोग ये जरूर मेंशन कीजिए क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर या क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर, जो भी है क्वेश्चन नंबर। वेरी गुड विनय, वेरी गुड रविशंकर, अर्चना वेरी गुड, राहुल वेरी गुड। चलिए ठीक है, तो अगर सभी लोगों का हो गया है तो फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अगर कोई डाउट आपके मन में रह जाता है तो आपको क्या करना है, पेपर पेन लेकर के रखिए और उसको नोट डाउन कर लीजिए कि मुझे इसमें और एक्सप्लेनेशन या डिस्कशन की नीड है। तो एट द एंड ऑफ द क्लास हम आपसे वो सारी की सारी डिस्कशंस को लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। मेरा मानना है कि विद्यार्थियों को विवादास्पद वक्ताओं को सुनने दिया जाए तो वो केवल भ्रमित और गुमराह होते हैं। I believe that students are only confused and mislead if they are allowed to listen controversial speakers. ऑप्शन ए बोलता है एग्री, बी बोलता है डिसएग्री एंड सी बोलता है न्यूट्रल। अब ये ऐसा क्वेश्चन है, मेरे जितने भी बैचेस बनते हैं उसमें से ऑलमोस्ट जो है 50% बच्चे जो होते हैं वो इसका इनकरेक्ट आंसर देते हैं। तो आप लोग पहले चैट बॉक्स में मुझे बताइए कि आप लोग इनकरेक्ट वाले हैं या करेक्ट वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों का सही हुआ था या गलत हुआ था, बताएं। अर्चना का करेक्ट था, राहुल का न्यूट्रल है। बाकी स्टूडेंट्स भी बताएं। प्रशांत का रॉन्ग हुआ था जी, और बाकी स्टूडेंट जो है वो भी अपना उत्तर दीजिए। रविशंकर एग्री थे उसमें। तो यहाँ पर अभी देखेंगे कि 5 क्वेश्चंस 5 हैं तो उसमें से अर्चना का करेक्ट है और रविशंकर का जो है वो एग्री है, यानी कि वो है, यानी कि केवल सही उत्तर है केवल एक है और गलत उत्तर की संख्या देखेंगे तो वो ज़्यादा हमें देखने को मिल रही है। आइए इस प्रश्न को हम विद लॉजिक समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि मेरा मानना है कि विद्यार्थी, तो आप इसको अपने आप में ले सकते हैं कि आपकी जो कम्युनिटी है अभी वो एक स्टूडेंट्स वाली कम्युनिटी है। आप उसको समझिए कि एक कम्युनिटी की बात की जा रही है या एक ग्रुप की बात की जा रही है। तो एक विद्यार्थियों को अगर विवादास्पद वक्ताओं को सुनने दिया जाए तो वो केवल भ्रमित और गुमराह होते हैं। इसको मैं एक उदाहरण के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जस्ट सपोज मान लीजिए कि आप साइकोमेट्रिक टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए किसी भी आप टेलीग्राम ग्रुप में या किसी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं और वहाँ पर मान के चलते हैं कि 50 स्टूडेंट है या 100 स्टूडेंट है और उसमें से किसी भी स्टूडेंट ने किसी भी चीज़ के बारे में अपना कोई एक स्टेटमेंट दिया, राइट। और स्टेटमेंट अगर यहाँ पर भ्रमित और गुमराह की बात की जा रही है तो हम मान के चलते हैं कि किसी निगेटिव स्टेटमेंट दिया या एक दूसरी ऑप्शन मान लेते हैं कि पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और चीज़ें बताई। तो क्या आप उन लोगों की बातों को सुन करके अपना माइंडसेट तय करते हैं या नहीं करते हैं? आप उसका उत्तर यस या नो में उत्तर दीजिएगा कि ग्रुप में कही गई किसी भी स्टूडेंट की बातों से आधार पे आप अपना माइंडसेट तय करते हैं, यस या नो। तो रविशंकर ने बोला है नो सर, अर्चना ने बोला है नो सर, विनय ने बोला है नो सर। चलिए ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोगों को मिल गया होगा कि मैं पूछना क्या चाह रहा था, क्योंकि आप सभी लोगों ने जो अपना माइंडसेट है, यहाँ पे आप सभी लोगों का उत्तर नो है क्योंकि आप लोगों ने क्या किया, विद्यार्थी हैं। तो विद्यार्थी क्या होता है, वो ज्ञान, और ज्ञान से ही क्या आता है, तर्क, यानी कि हम बात करते हैं लॉजिक की। और जो लॉजिक होती है या तर्क होता है वो क्या होता है, एक साइंटिफिक होता है या फिर एक फैक्ट बेस्ड होता है। तो उसकी जांच करना, फैक्ट को चेक करने का भी आपको आना चाहिए। यानी कि किसी भी चीज़ के बारे में किसी व्यक्ति के द्वारा दी गई राय, चाहे वो सकारात्मक हो या ना हो, जब तक आप उसको तर्क की कसौटी पे नहीं देखेंगे, किस चीज़ की कसौटी पर, तर्क की कसौटी पे जब तक आप उसको नहीं देखेंगे तब तक आपको इस निर्णय पे नहीं पहुंचना चाहिए या उस स्टेटमेंट के द्वारा कही गई बात के आधार पर आपको अपने ओपिनियन नहीं बनाने चाहिए। तो अगर यहाँ पे बोला जाए कि आप इस चीज़ को एग्री करते हैं कि मेरा मानना है कि विद्यार्थियों को विवादास्पद वक्ताओं को सुनने दिया जाए तो वो केवल भ्रमित और गुमराह होते हैं, और अगर आपने एग्री बोल दिया तो ये बताता है कि इवन ये इस विद्यार्थी के समूह में आप खुद भी शामिल हैं और कहीं ना कहीं आपका भी अपना जो है तर्क शक्ति, यानी कि फैक्ट बेस करना, या जिसको हम कहते हैं R&D करना, वो पावर आपके अंदर कम है और आप दूसरों की बातों से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं बिना उस चीज़ को तर्क की कसौटी पर जांचे और परखें। तो इसीलिए हम इसको एग्री कभी भी नहीं कहेंगे। इसका सही उत्तर जो होगा वह आपका डिसएग्री होगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ड दिया है केवल, ओनली, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होंगे, अगर 100 में से अगर हम बात करें 5 स्टूडेंट की, तो वो ऐसे होंगे जो इस प्रकार का काम करते होंगे, बट मेजोरिटी ऐसा काम नहीं करती है। जो वीक पर्सनालिटी होती है, या फिर हम इसको एक दूसरा चीज़ कहते हैं, पर्सनालिटी के एक और 3 टाइप होते हैं। एक टाइप होता है जिसको कहते हैं अग्रेसिव पर्सनालिटी,
दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं असर्टिव पर्सनालिटी, और तीसरा होता है उसको कहते हैं सबमेसिव पर्सनालिटी। तो सबमेसिव पर्सनालिटी जो होती है ना, उसको हम कहते हैं बिन पेंदी का लोटा। उसको कोई भी कुछ बोलते वो उस और चला जाता है, उसका अपना कोई तर्क विमर्श की शक्ति नहीं होती है, अपनी कोई थिंकिंग या कॉग्निटिव स्किल्स जो है वो नहीं होती है। तो यहाँ पर कंप्लीटली निगेटिव स्टेटमेंट दिया है, इसलिए हम इसको बोलेंगे कि डिसएग्री ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, कुछ लोग जरूर भ्रमित हो जाते हैं, बट यहाँ पर कंप्लीटली यानी विद्यार्थियों का मतलब हो गया 100% की बात की जा रही है, और यहाँ पर केवल वर्ड दे दिया है, इसलिए हम इसको बोलेंगे कि ये डिसएग्री होगा, हम ऐसा नहीं मानेंगे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों को मालूम है कि आजकल जो है डी फेक वीडियोज़ बनते हैं, डी फेक फोटोज़ बनते हैं, या फिर आप देखते होंगे कि किसी को भी ट्रोल किया जाता है और वायरल हो जाती है झूठी खबरें। आज के दौर में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दौर में, सोशल मीडिया के दौर में तेजी से फैलती हैं, और लोग उस पर विश्वास करके एक्ट करने लगते हैं, दंगे फसाद तक हो जाते हैं एक झूठी खबरों से। तो हमें क्या होना चाहिए, विवेकशील होना चाहिए, और चीज़ों को फैक्ट चेक करके और उसके आधार पर ही हमें कोई निर्णय लेना चाहिए, और वो भी निर्णय हमारे जो होने चाहिए वो कानून सम्मत होने चाहिए और नैतिकता के आधार पर होने चाहिए। तो मुझे बताइए, जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं क्वेश्चन नंबर 4, उसका एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ? से यस या नो? क्वेश्चन नंबर 4 कॉन्सेप्ट क्लियर, ये लिखना है आप लोगों को, नहीं हुआ है तो वो भी बताएंगे, और एक्सप्लेनेशन कैसा लगा वो भी बताइए चैट बॉक्स में। विनय, क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर? राहुल, रविशंकर, आप लोग भी अपना आंसर दीजिए। ओके, रविशंकर क्लियर हुआ सर, और एक्सप्लेनेशन बहुत बेटर था, थैंक यू वेरी मच। प्रशांत क्लियर, और राहुल का भी क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसमें बोला गया है कि आम तौर पर मैं अकेले काम करना पसंद करता हूँ, यानी यूजुअली आई प्रेफर टू वर्क अलोन। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, एग्री, डिसएग्री और न्यूट्रल। अब यहाँ पे आमतौर का मतलब क्या होता है, अगर आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये मोर देन 75% की बात कर रहा है, कि नॉर्मली, यानी कि वो तो 100% होगा, बट अब थोड़ा सा कभी कभी वाला मामला छोड़ देते हैं, तो 75% से ज़्यादा जो काम है आप वो अकेले काम करना पसंद करते हैं। अगेन आप देखेंगे कि जो पर्सनालिटी होती है आपकी, इंट्रोवर्ट होती है और एक्सट्रोवर्ट होती है और एक एम्बीवर्ट होती है। तो जो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी होगी वो अकेले ही काम करना पसंद करेगी, वो ग्रुप में काम करना पसंद नहीं करेगी। तो व्यक्तिगत रूप से तो ये बातें सही हो सकती हैं कि हाँ आप ऐसा करें, बट अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस प्रश्न को देखना चाहेंगे तो ये आपके अगेंस्ट चला जाएगा, इसीलिए हमें इसका सही उत्तर जो है वो चूज करना होगा, डिसएग्री नहीं। आपको एक ग्रुप में या एक टीम के रूप में काम करना पसंद है, इंस्टेड ऑफ आप अकेले काम करना पसंद करें, राइट? तो क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी लोगों को क्लियर हुआ या नहीं, प्लीज चैट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर और नॉट? प्रशांत, राहुल, रवि, विनय। विनय क्लियर, राहुल क्लियर, रविशंकर कह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा। तो रविशंकर आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और फिर आप बात कीजिए अगर पॉसिबल है, चूंकि आप बता रहे हैं कि लाइब्रेरी में है इसलिए। तो देखिए, अगर थोड़ा थोड़ा हुआ है तो आप इस ग्रुप में समझिए कि पर्सनालिटी टेस्ट के क्वेश्चन जो होते हैं उसको एक अकेला अपने आप में क्वेश्चन नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं जुड़ा होता है बाकी अन्य क्वेश्चंस के साथ भी उसका जुड़ाव होता है। यानी कि कुल 36 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें से बेसिकली 8 से 10 चीज़ें जानने की कोशिश की जाती है आपके व्यक्तित्व की, और उसको 8-10 क्वेश्चन को 3-4 तरीके से पूछा जाता है, और उसके आधार पर आपसे क्वेश्चंस जो है वो बनाए जाते हैं। तो बेसिकली आमतौर पे अकेले काम करना पसंद करना वो वैसे व्यक्ति के लिए सही होगा जो कि इंट्रोवर्ट रहना पसंद करते हैं। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को देखिएगा तो आपका अकेले का देखिए जो जॉब प्रोफाइल है सुपरवाइजर, उसके अंतर्गत आप देखें तो स्टेशन कंट्रोलर होते हैं, ट्रेन ऑपरेटर होते हैं, ट्रैफिक कंट्रोलर होते हैं, डिपो कंट्रोलर होते हैं, क्रू कंट्रोलर होते हैं, और ये सारे के सारे ना एक टीम के रूप में काम करते हैं। आपको हर जगह कम से कम 10-20 तो मिनिमम स्टाफ आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको अकेले काम करना पसंद है, यानी कि आपको ग्रुप में काम करना पसंद नहीं है। रविशंकर क्लियर हुआ? रविशंकर से यस या नो?
ओके चलिए क्लियर हो गया है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। मैं अक्सर तनाव और चिंता महसूस करता हूँ। आई ऑफन फील स्ट्रेस्ड एंड एनेक्सियस, यानी कि चिंतित होना। 3 ऑप्शन दिए गए हैं, एग्री, डिसएग्री और न्यूट्रल। तो बेसिकली ये कहीं ना कहीं आपके मेंटल हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन है। किससे से रिलेटेड क्वेश्चन है? मेंटल मेंटल हेल्थ, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य आपका कैसा है। यहाँ पे वर्ड क्या हो गया है, यूज अक्सर। हो सकता है कि हम आपकी ज़िंदगी में से 365 दिन में कम से कम मान के चले कि 20 से 30 दिन ऐसे होते होंगे जिसमें कि तनाव या चिंता महसूस हो, तो 365 दिन की बात होगी। बट क्या आप अक्सर, यानी कि मोर देन 300 डेज आपके साथ ये प्रॉब्लम होती है, या 24 आवर्स का समय है, तो उसमें आपको अक्सर का मतलब हो गया कि ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा टाइम आप डिप्रेशन या स्ट्रेस या एनेक्सियस हालत में रहते हैं, तो ये आपके मेंटल हेल्थ है। और मेंटल हेल्थ का इम्पैक्ट होता है फिजिकल इम्पैक्ट पर, राइट। तो इस चीज़ को भी आपको देखना होगा, इसीलिए इसका प्रश्न का उत्तर जो होगा वो होगा डिसएग्री। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी लोगों को क्लियर हुआ या नहीं हुआ, चैट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर और नॉट क्लियर, मैसेज में बताइए। रविशंकर क्लियर है, विनय क्लियर है, राहुल क्लियर है, प्रशांत आप भी बता दीजिए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, और वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर है, मैं बिरले ही अकेला महसूस करता या करती हूँ। आई रेयरली फील लोनली। अब यहाँ पे वर्ड यूज देखिए, यहाँ पे बोला गया है रेयरली। रेयरली का मतलब होता है हार्डली 10% के अराउंड, यानी कि बिलो 25% जो है आप इसको कह सकते हैं कि आप अकेला महसूस करते हैं, यानी कि लोनली, राइट। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन ए एग्री, बी डिसएग्री और सी न्यूट्रल। आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 और इसके पहले का जो ऑप्शन दिया गया था, क्वेश्चन था कि मैं अक्सर तनाव महसूस करता हूँ या अकेला रहना काम करना पसंद करता हूँ, तो हमने वहाँ पे बोला था कि नहीं, हमें अकेला काम करना पसंद नहीं है। तो यहाँ पर एक इमोशंस या स्टेट ऑफ माइंडसेट की बात की जा रही है आपके, कि क्या आपके जीवन में कभी ऐसा आता है कि आप अकेला महसूस करते हैं या नहीं करते हैं। तो अगर आप डिसएग्री कहेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि बिरले का जस्ट अपोजिट कर दीजिए, और वो होता है कि मोस्टली। तो आप मोस्टली की ओर जा रहे हैं, तो वो हमें नहीं करना है। तो हम बिरले को यूज़ करेंगे और बोलेंगे कि यस एग्री, हाँ हम शायद ही कभी अकेला महसूस करते हैं। और ये एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि हर कोई अपने जीवन में कभी ना कभी किसी न किसी मोड़ पर अपने आप को अकेला पाता है, बट उससे उबर भी जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हुआ या नहीं, चैट बॉक्स में बताइए। वेरी गुड रविशंकर। तो क्या आपने भी रवि यही सोचा जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया? विनय क्या क्लियर नहीं हुआ, अगर आप बोल सकते हैं तो बोल के बताइए। सर, मेरा थॉट प्रोसेस ये था इस क्वेश्चन के पीछे कि मैं बिरले ही अकेला महसूस करता हूँ। मैं कभी अगर अकेला महसूस नहीं करता हूँ, तो मैंने डिसएग्री पे टिक किया था। जी। बट डिसएग्री करने से क्वेश्चन का ये हो जाता है कि मैं मोस्टली अकेला महसूस करता हूँ, मतलब मैं हमेशा अकेला महसूस कर रहा हूँ। हाँ, एक मिनट विनय, थोड़ा सा रिपीट कीजिएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 7 है, मैं बिरले ही अकेला महसूस करता या करती हूँ। और आप किस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं? इसी का बात कर रहा हूँ सर। हाँ। मैंने डिसएग्री टिक किया था क्योंकि मैं कभी अकेला महसूस नहीं कर रहा हूँ। हाँ, यानी कि आप कह रहे हैं कि आप कभी भी अकेला महसूस नहीं करते हैं, तो मैं आपने इसको बोला कि डिसएग्री, यानी कि आप ये कहना चाहते हैं यहाँ पर, अगर क्वेश्चन रहता कि मैं अकेला महसूस करता या करती हूँ तो डिसएग्री सही होता। बट यहाँ पर एक कंडीशन दे दिया गया है बिरले ही। तो जब भी कोई कंडीशन या कुछ टर्म यूज़ किया जाता है ना, तो आपको उसको हमेशा रिवर्स करके देखना चाहिए, राइट। अगर आप उसको रिवर्स करेंगे तो बिरले यानी रेयरली का अपोजिट क्या होता है, मोस्टली। इज इट क्लियर विनय? यस सर। तो उसके आधार पे आपका फिर वो गलत हो जाएगा। और ये एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए, पर्सनालिटी टेस्ट का मतलब ये नहीं होता है कि आप हर चीज़ें आइडियल बोलें। कुछ चीज़ें होती हैं जिसको आपको फैक्ट बेस्ड एक्सेप्ट करना होता है। आप ये नहीं बोल सकते कि आपको कभी भी डर नहीं लगता, आपको कभी भी दुख नहीं होता, क्योंकि कोई भी ऐसा इंसान नहीं है। सुख और दुख जीवन के दो पहलू होते हैं।
तो कभी ना कभी कोई एक मोमेंट ऐसा होता है, हो सकता है आपने ये चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं किया है, बट इसकी पॉसिबिलिटी तो ये है ना कि आप कभी भी अपने आप को, रेयरली आप अपने आप को अकेला महसूस करेंगे इन फ्यूचर, कभी ना कभी। तो वो चीज़ें हैं। क्लियर है विनय? यस सर। हाँ, अभी अगर आपको ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा है तो अभी हम और आगे क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको वो सारी की सारी चीज़ें भी समझ में आ जाएंगी जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे के आशय के बारे में निंदक और संशयवादी होने के लिए प्रवृत्त रहता हूँ। आई टेंड टू बी कैनिकल एंड स्केप्टिकल अबाउट द इंटेंशन ऑफ अदर्स। यानी कि प्रवृत्ति जो बताती है, यानी कि आप मोस्टली ऐसा काम करते हैं। तो दूसरों के बारे में एक तो क्या है, निंदक, ये भी अपने आप में निगेटिव है, और संशयवादी ये भी अपने आप में निगेटिव है। तो ये हमें कभी भी नहीं होना चाहिए। ये एक निगेटिव पर्सनालिटी, ऐसा एक टर्म यूज किया जाता है, पेसिमिस्ट, निराशावादी, वो बताता है। तो ऐसी पर्सनालिटी हमारी कभी भी नहीं होनी चाहिए। इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डिसएग्री। इज इट क्लियर एवरीवन? से यस या नो? क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर एवरीवन? से यस या नो? सर यहाँ भी सेम डाउट है। हाँ बोलिए। लास्ट क्वेश्चन में अगर मैं डिसएग्री कर रहा था तो जो एडजेक्टिव है जी मीन्स रेयरली का रिवर्स हो रहा था, जी। मोस्टली हो रहा था। हम्म, मैं यहाँ डिसएग्री कर रहा हूँ तो यहाँ मेरी पर्सनालिटी रिवर्स हो रही है। ऐसा क्यों? यहाँ भी रेयरली मतलब जो मोस्टली आपने लिखा है वो जी। रिवर्स होना चाहिए था ना। यहाँ पर तो रेयरली और मोस्टली है ही नहीं, यहाँ पे दिया हुआ है प्रवृत्ति के बारे में, यानी कि टेंडेंसी। मीन्स क्या होता है, हमने कोई काम किया तो उसको हम बोलते हैं एक्ट। जब उसी काम को हम लगातार करते हैं तो वो हमारी हो जाती है हैबिट। और जब हमारा इंटेंशन ही हो जाता है कि इस काम को मुझे इस तरह से करना है, तो उसको हम कहते हैं प्रवृत्ति। प्रवृत्ति नकारात्मक वर्ड नहीं है। अगर आप उसको सकारात्मक रूप से करेंगे तो वो सकारात्मक होगा, अगर नकारात्मक रूप से कहेंगे तो नकारात्मक प्रवृत्ति बोलेंगे। इज इट क्लियर? यानी किसी भी चीज़ की फ्रीक्वेंसी किस प्रकार से है और किस माइंडसेट के साथ आप चीज़ों को करना चाहते हैं, वो चीज़ें मैटर करती हैं। जैसे सपोज मान के चलिए, आप किसी को भी डोनेट कर रहे हैं, तो उस डोनेशन के पीछे क्या भाव होना चाहिए विनय? कि सामने वाले के लिए हेल्प हो जाए। वेरी गुड। तो हेल्प होना और किसी के ऊपर आपको मदद करना और किसी के ऊपर आपको एक टर्म यूज होता है जिसको हम कहते हैं कि अ, दया का भाव। मदद करना और दया का भाव दोनों सेम चीज़ है या अलग अलग है, वो बताइए। मदद और दया दोनों सेम चीज़ है या अलग है? अलग अलग है बट एक कॉज है और एक उसका इफेक्ट है। मीन्स जब दया का भाव आता है तभी आदमी मदद करता है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, आप किसी से मदद लेना चाहेंगे या किसी की दया लेना चाहेंगे? मदद लेना चाहिए सर। आप समझ में आया डिफरेंस आपको? अभी जो आप कह रहे थे, जस्ट आपका परसेप्शन चेंज हुआ या नहीं हुआ? सही है। समझ रहे हैं ना? मदद जो होता है वो फैक्ट बेस्ड हो गया, बट आप किसी की दया पे जी रहे हैं, वो गलत चीज हो जाएगी। तो यानी आप जब किसी को आप किसी को आप डोनेट कर रहे हैं या किसी को आप पैसे दे रहे हैं, तो हमारा ये मदद, हमारा प्रवृत्ति यानी हमारी टेंडेंसी ये होनी चाहिए कि आप हेल्प कर रहे हैं, ना कि आप मर्जी कर रहे हैं। क्योंकि देने वाला कोई और है, हमारे पास भी कुछ आ रहा है। तो अगर आप इसको मैथोलॉजिकली भी देखिएगा तो देने वाला ऊपर वाला होता है। हम कर्म करते हैं और हमें अपने कर्म के अकॉर्डिंग सारी की सारी चीज़ें मिलती हैं, बट हम कर्म पे ही फोकस करेंगे तो वो चीज़ें होंगी। तो दया अलग चीज़ हो जाएगा, जो कि थोड़ा सा आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपके ऊपर कोई दया करे। अगर मैं ही आपको बोलेंगे तो आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि राज सर आपके ऊपर दया करे। आप चाहेंगे कि राज सर मेरे लिए मदद करे। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट सर। राइट। तो वही चीज़ है, यहाँ पे प्रवृत्ति की बात करी है। तो जो आपको संशय हो रहा है, पर्सनालिटी टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है ना जो लगता सभी को आसान है बट होता सबसे मुश्किल है। मैंने कल की भी क्लास में बताया था। कहा गया है कि दूसरों के संशयों आशयों के बारे में, यानी कि उसके परसेप्शन के बारे में, निंदक और संशयवादी। तो निंदक अपने आप में क्या हो गया, एक निगेटिव वर्ड है, निंदा करने वाला। और संशयवादी का मतलब होता है शक करने वाला, होने वाला, के लिए प्रवृत्त रहता हूँ। तो ऐसा हमेशा कभी भी हमें साथ नहीं होना चाहिए। आपको इसको कंप्लीटली डिसएग्री करना चाहिए। और जो आपको कंफ्यूजन हो रही थी रेयरली और मोस्टली का, ऐसा कोई टर्म यहाँ पे यूज नहीं किया गया है।
यस, दोनों ही निगेटिव है। क्लियर है विनय? ठीक है सर। ओके चलिए, अभी देखिए, अभी कॉन्सेप्ट क्लासेस आपकी नहीं हुई है, ये तो बस मैं आपको एक इंट्रोडक्शन पार्ट है जो हमने एक टेस्ट किया था और वो हम आप लोगों को डिस्कस कर रहे हैं। सारी चीज़ें तो एक दिन में नहीं होगी, कॉन्सेप्ट क्लासेस ही 3 दिन की होती है और पर डे उसको डिस्कशन कराया जाता है और रिलेट कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कविता का मुझ पर बहुत कम या कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है, पोइट्री है। अब कविता का मतलब यहाँ पे कोई गर्ल लड़की का नाम नहीं है, पोइट्री के बारे में बात की जा रही है। पोइट्री हैज़ लिटिल और नो इफेक्ट ऑन मी, यहाँ पर ये कहा गया है। ऑप्शन ए बोल रहा है एग्री, बी बोल रहा है डिसएग्री और सी बोल रहा है न्यूट्रल। तो देखिए, पर्सनालिटी क्या होती है, एक होती है संवेदनशील, क्या हम कह रहे हैं, संवेदनशील, और एक होती है असंवेदनशील, और एक और होती है अति संवेदनशील। अब मुझे आप बताइए कि इस तीनों में कौन सा बेस्ट है? संवेदनशील। संवेदनशील। मैं यहाँ पर अगर लिखूं, ए हो गया अति अति संवेदनशील, बी हो गया संवेदनशील और सी हो गया असंवेदनशील, तो आप लोगों का क्या सही उत्तर होगा? विच वन इज बेस्ट वन? जल्दी से उत्तर दीजिए, प्रशांत, राहुल, रवि, विनय। चलिए, तो राहुल का और विनय का जो है वो आ चुका है, तो प्रशांत का भी बी है। यानी कि मोस्टली अभी मैंने जब आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी के साथ चीज़ें बता दी है तो आपको भी समझ में आ गया कि संवेदनशील का आंसर होना चाहिए। अब मैं आपको ले चलता हूँ, वो आज़ादी का दौर था हमारा और जब स्वतंत्रता का संग्राम चल रहा था उस समय एक कविता आई थी, मुझे तोड़ लेना वनमाली देना उस पथ पर फेंक। याद है ये कविता आप लोगों को, या सुना है? एनीवन एल्स? मुझे तोड़ लेना वनमाली, अगर मैं आपको एक बार सुन करके दिखाऊं यहाँ पर तो आप देखिए। यस सर, पुष्प की अभिलाषा। हाँ, पुष्प की अभिलाषा, एक बार दिखाता हूँ। मुझे तोड़ भद्रा लेना कुमारी चौहान। वनमाली, कविता। जस्ट देखिए, मैंने गूगल किया है आप लोगों के सामने और आ जाएगा यहाँ पर। माखन लाल चतुर्वेदी की कविता है और मैं दिखाता हूँ। यहाँ से स्टार्ट होता है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भागे पर इतलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली देना उस पथ पर फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। अभी मैंने केवल और केवल पति कविता जो है उसको बोला है, बट मेरे बॉडी में सेंसेशन हो रहे हैं। और ऑनेस्टली आप सभी लोग भी मुझे बताइएगा कि क्या आप लोगों ने भी इस सेंसेशन को फील किया है, यस या नो? बताइए। तो यही चीज़ है, प्रश्न यही पूछा गया है कि काव्य, कविता, इसका आप जब पाठ करते हैं या सुनते हैं तो आपके ऊपर इसका कोई असर होता है या नहीं होता है? तो डेफिनेटली होता है। तो चूंकि ये जो है वीर रस की कविता है, अगर आपने हिंदी साहित्य का अध्ययन किया हो तो वीर रस की कविता है, जिससे कि आपके अंदर ओज की, जो कहते हैं साहस की जो है या त्याग या बलिदान की भावना आपके अंदर जागती है। उसी तरह से अलग अलग क्षेत्र से रिलेटेड जो है आपको अलग अलग शीर्षक की कविताएं आपको देखने को मिलेगी और उससे आपको उसके अकॉर्डिंग ही असर आपको होने को मिलेगा, राइट? तो इसीलिए मैंने बोला कि इसका जो उत्तर होगा वो मैं आपको जो बता रहा था, कविता का मुझ पर बहुत कम या कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता, तो डेफिनेटली ये गलत हो जाएगा और हम चूज करेंगे आंसर, बोलेंगे डिसएग्री। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमें इसका प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है नहीं, जो कि इस चीज़ को मना कर रहा है, तो हम इसको बोलेंगे डिसएग्री, यानी कि हमें इसका प्रभाव पड़ता है। और ये मैंने आप लोगों को रियल लाइफ एग्जाम्पल दे करके अभी बताया। तो मुझे बताइए, क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हुआ या नहीं, और कैसा रहा एक्सप्लानेशन, रियल लाइव क्लास एक्सप्लानेशन? क्लियर हुआ है, बट एक्सप्लेनेशन भी सही है, अच्छा लगा। पर अगर क्वेश्चन रिवर्स होता, जी। क्वेश्चन ये होता कविता का मुझ पर बहुत अधिक या प्रभाव पड़ता है, तब एग्री करना चाहिए क्या? डेफिनेटली एग्री करना चाहिए। अब ये डिपेंड करेगी कि आप कोई भी कविता, कविता का उद्देश्य क्या होता है। कविता का मतलब होता है कवि ने जिस संदर्भ से और जिस विषय वस्तु के आधार पर कविता की रचना की है वह उस पाठक तक पहुँचे। जैसे अगर आप लोगों ने हिंदी साहित्य में थोड़ी बहुत रुचि हो तो निराला जो है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उनकी एक कविता है
जिसमें कि वो बोलते हैं, धन्य मैं पिता निरर्थक था, तेरे हित कुछ ना कर सका, जाना तो अर्थो गमो पाए, पर रहा सदा संकुचित काय। यहाँ पे वो ये बताना चाहते हैं कि उस दौर में जो कवि हुआ करते थे, वो पैसे लेकर के कविताओं की रचना करते थे, लेकिन वो जानते थे तो कि हाँ इस तरह से पैसे तो हमारे पास आ जाएंगे, बट वो ऐसे किसी भी रास्ते पर नहीं चलना चाहते थे, और वो अपने आदर्शों उसूलों के आधार पर चलते थे, और वो अपनी कविताओं को किसी को बेचते नहीं थे, या दूसरों के प्रभाव में आकर के कविता की रचना नहीं करते थे। यानी हर कविता कोई ना कोई संदेश लेकर के आती है, किसी ना किसी उद्देश्य के साथ आती है, और अगर आप उसको पढ़ रहे होते हैं तो आप एक संवेदनशील व्यक्ति हैं, एक विवेकशील प्राणी है, तो आपका उस पर असर भी होना ही चाहिए। तो चाहे इसी क्वेश्चन के एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊं, तो आप इसको इस रूप में समझ सकते हैं कि जो सामाजिक चलचित्र होते हैं, जैसे आज के टाइम में OTT प्लेटफॉर्म हो गया या कोई मूवी बनती है, उसका आप पे प्रभाव पड़ता है या नहीं, खास करके जो सोशल एस्पेक्ट को लेकर के बनता है। जैसे अभी 375 आर्टिकल एक मूवी आई थी, जो कि अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता को लेकर के थी। देखिए आप लोगों ने, से यस या नो? नहीं देखा है देखी? सर। नहीं देखी है तो देखिएगा, उसमें आयुष्मान खुराना है, उन्होंने एक्टिंग की है, और बहुत ही अच्छी मूवी है, अनटचेबिलिटी, छुआछूत को लेकर। तो मतलब ये है कि कोई भी मूवी या कोई भी चीज़ बनाई जाती है, उसका कोई ना कोई एक उद्देश्य होता है। एक तो होती है कॉमर्शियल फिल्में, जो कि इंटरटेनमेंट के पर्पज से होती है, तो वो भी इंटरटेन करती है, उसका भी अपना एक पर्पस होता है। उसी तरह से एक होती है जो सोशल एस्पेक्ट, जैसे कश्मीर फाइल्स मूवी बनी थी, विवादों में रही, बट कहीं ना कहीं असर तो किया ही उसका। तो उसी तरह से हर एक मूवी अपने किसी एक उद्देश्य को लेकर के आती है, और अगर आप एक संवेदनशील व्यक्ति हैं, विवेकशील प्राणी हैं, तो आप उस मर्म को समझेंगे कि क्या चीज़ें कही जा रही हैं। इज इट क्लियर? ओके, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैं अक्सर नए और अपरिचित खाद्य पदार्थों की आजमाइश करता हूँ। आई ऑफन ट्राई न्यू एंड अनफैमिलियर फूड्स। अब इसमें से आप में से बहुत सारे बच्चों का हर बार जो है वो गलत होता है। आप लोग भी चैट बॉक्स में बताइए ये आपका सही रहा था या गलत रहा था। तो बेसिकली इसमें ऑप्शन ए बोल रहा है एग्री, बी बोल रहा है डिसएग्री, एंड सी बोल रहा है न्यूट्रल। तो सही उत्तर इसका एग्री होगा। अब आपके प्रश्न ये होगा कि क्यों इसका एग्री होगा। तो यहाँ पे ऑफन यानी अक्सर बोला गया है, नए और अपरिचित का मतलब होता है अनफैमिलियर। तो जो अपरिचित वर्ड है ना, वो एक ट्रैप पॉइंट है, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। कोई भी चीज़ न्यू होती है तो वो अनफैमिलियर ही होती है। क्या होती है वो? न्यू जो चीज़ होती है वो अनफैमिलियर होती है, तभी वो न्यू है। आप लॉजिकली इसको देखें तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। खाद्य पदार्थों की आजमाइश करते हैं यानी, इसका मतलब होता है कि आप नया टेस्ट करते हैं या नहीं। मीन्स कि आप कहीं घूमने गए तो आपके अंदर ये क्यूरियोसिटी है या नहीं कि ये चीज़ खाने में मुझे कैसा लग रहा है, चलो टेस्ट करें। इससे ये पता चलता है कि आपको किसी भी चीज़ में नई चीज़ को सीखने या जानने की प्रवृत्ति है या नहीं। अगेन क्या हो गया, ये आपके प्रैक्टिस से रिलेटेड चीज़ हो गया, प्रवृत्ति है या नहीं। अब आपके मन में ये भी प्रश्न हो सकता है कि ये तो नुकसानदेह भी तो हो सकते हैं, ये खाद्य पदार्थ नुकसानदेह भी तो हो सकते हैं या हानिकारक भी हो सकते हैं। अगेन मैं बात करूं तो डिसीजन मेकिंग पे आते हैं। अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में डिसीजंस लेने से पहले R&D करते हैं तो डेफिनेटली वो आपके लिए नुकसानदेह नहीं होंगे। आप ऐसे कोई भी गलत खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे जो आपके लिए नुकसानदेह हो। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर हुआ या नहीं, चैट बॉक्स में मुझे बताएंगे। सर विनय का क्लियर हुआ गलत है था। बट, हाँ बताइए हाँ क्वेश्चन। क्लियर हुआ बट वही है, मेरा थॉट प्रोसेस यही था कि अगर वो नुकसानदेह होंगे तो मैं क्यों खाऊंगा, इसलिए डिसएग्री किया था। तो हाँ, तो अगेन आपने नुकसानदेह वर्ड कहाँ से लाया? क्वेश्चन में कहीं पर भी नुकसानदेह दिया था क्या? पर्सनालिटी मैं टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें नो अजम्पशन अलाउड, यानी आप अपने हिसाब से कुछ मत सोचिए। जो प्रश्न दिया गया है, जो उसमें स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको उसी के आधार पे उत्तर करना है। इज इट क्लियर? यस सर। तो हमेशा लॉजिकल होइए। क्वेश्चंस क्या है उसके फैक्ट्स को देखिए, उसके वर्ड्स को देखिए, तो सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होगी। तो आप देखेंगे कि आप में से अधिकतर बच्चे हैं उनका उत्तर ये गलत है, बट एक्सप्लेनेशन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, तो कोई डाउट नहीं रहा होगा। एम आई राइट और रॉन्ग?
चलिए ठीक है। नेक्स्ट है, मैं दूसरों से स्पर्धा करने की बजाय उन्हें सहयोग दूंगा। इंस्टेंट ऑफ कॉम्पिटिंग विद अदर्स आई विल सपोर्ट देम। हो सकता है आप में से कुछ बच्चों का गलत होगा कि कॉम्पिटिटिव माहौल है तो हमें कॉम्पीट करना चाहिए, सहयोग क्यों देना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग डिसएग्री को मार्क करें, बट सही उत्तर जो होगा इसका एग्री होगा, क्योंकि मैंने बात किया आपको कि जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखते हैं तो वहाँ पर एक टीम होता है और टीम के अंदर हमेशा कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन की भावना होती है। लोग उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं, ना कि एक दूसरे को स्पर्धा करते हैं। और वो स्पर्धा भी होती है तो वो एक पॉजिटिव सेंस में होती है, ना कि निगेटिव सेंस में होती है। क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर है आप सभी लोगों को? से यस या नो? विनय को क्लियर है? राहुल, प्रशांत, रवि, आप लोग जल्दी जल्दी अपने आंसर्स को फिल किया कीजिए इफ पॉसिबल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं स्वार्थी और अहंकारी हूँ। सम पीपल थिंक दैट आई एम अ सेल्फिश एंड एरोगेंट पर्सन। ऑप्शन ए बोल रहा है एग्री, बी बोल रहा है डिसएग्री, एंड सी होता है न्यूट्रल। अगेन यहाँ पर मैं की बात की जा रही है, तो आप अपने आप को हमेशा ये प्रेजेंट आपको करना है कि यू आर द बेस्ट पर्सन। और बेस्ट का पर्सन ये होता है कि आप एक पॉजिटिव माइंडसेट वाले पर्सन हैं, जहाँ पर कि आप किसी को अगेन देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 11 था जहाँ पर कि कम्पीट और सहयोग को बात की जा रही थी, तो अगर आपकी इंटेंशन दूसरों को सहयोग देने वाली होगी तो ना तो आप स्वार्थी कहलाएंगे और ना ही आप अहंकारी कहलाएंगे। तो अगेन अगर आप सहयोग करने वाले व्यक्ति हैं तो आपके बारे में कोई भी आपके बारे में ये नहीं सोच सकता है कि आप स्वार्थी और अहंकारी होंगे। इसलिए इसका सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का डिसएग्री। क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर हुआ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 11 से यस या नो? जी बताएं। विनय क्लियर है आपको? प्रशांत आपको भी क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 12 चैट बॉक्स में बताइए क्लियर और नॉट क्लियर। ओके चलिए, थैंक यू वेरी मच। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को समझने की जरूरत यह है कि क्वेश्चन कैसे इंटर रिलेट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 दोनों आपस में इंटर रिलेट कर रहे हैं, बस वहाँ पर पूछने का तरीका अलग है। इसीलिए कहा जाता है कि पर्सनालिटी टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसमें अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आपको प्रश्न का उत्तर हल करने में कोई दुविधा नहीं होगी, सही उत्तर का चुनाव करने में कोई दुविधा नहीं होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, कभी कभी मैं स्वयं को पूर्णतः निकम्मा महसूस करता हूँ। समटाइम्स आई फील कंप्लीटली वर्थलेस। ऑप्शन ए एग्री, बी डिसएग्री, एंड सी न्यूट्रल। तो अगेन अगर आप कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी हैं तो आपका उत्तर जो होगा वो डिसएग्री होगा। बट अगर आप कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी नहीं है, आपके अंदर डिप्रेशन की भावना आ जाती है कभी कभी, तो आप अपने आप को पूर्णतः निकम्मा के रूप में मान सकते हैं। या आप अपने बारे में सोचते होंगे कि मेरा जीवन में क्या मोल है, अभी तक इतने साल हो गए, ना नौकरी लग रही है, पढ़ाई कर रहे हैं, इतने रिजल्ट एग्जाम दे दिए, तो वो मुझे असफलताएं घेर रही हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि असफलता, ध्यान रखिएगा, असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। और एक कहावत भी कही गई है ना, ट्राई एंड ट्राई अंटिल यू गेट सक्सेस। तो आपको निगेटिव थॉट प्रोसेस में नहीं जाना है। अगर कोई दिक्कत लगती है, खुद से नहीं सॉल्व होता है, तो आप एडवाइस लीजिए अपने सीनियर्स की, एक्सपर्ट की, और उसके बाद काम कीजिए, ना कि हमें पेसिमिस्ट बन जाना है। क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर हो गया? से यस या नो? सर अभी इसमें डाउट है। हाँ बोलिए विनय। कभी कभी मैं स्वयं को पूर्णतः निकम्मा महसूस करता जी हूँ, हमने डिसएग्री किया। जी। तो डिसएग्री करने पे क्वेश्चन का स्टेटमेंट ये हो जाएगा ना कि हमेशा मैं स्वयं को पूर्णतः निकम्मा महसूस करता हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पर निकम्मा का परसेंटेज दिया गया है, पूर्णता का मतलब 70%, 100% या 50%। वो निकम्मेपन का जो है वो परसेंटेज है। और
कभी कभी जो है वो बता रहा है कि आप हमेशा खुद को निकम्मा महसूस करते हैं, कभी कभी करते हैं, या आप रेयरली। तो पहली बात तो हम निकम्मा कभी भी अपने आप को महसूस नहीं करते, हमारी पर्सनालिटी ऐसी नहीं है जो अपने आप को निकम्मा महसूस करें, क्योंकि हमारा अप्रोच जो है वो हमेशा क्या है, प्रैक्टिकल अप्रोच है। क्योंकि कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो हमेशा सफलता प्राप्त कर सकता है, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, राहुल द्रविड़ हो, महेंद्र सिंह धोनी हो, रोनाल्डो हो, या आप किसी भी साइंटिस्ट को ले लें। इवन आप मैकडी के जो आप जाते होंगे केएफसी का बर्गर खाने के लिए, तो वो भी कितनी असफलताओं के बाद 56 साल की उम्र में, आइंस्टीन ने भी जब अपना पहला आविष्कार किया था तो उसके पहले 99 टाइम वो फेल्योर रहे थे। बट आपका अप्रोच प्रैक्टिकल होना चाहिए कि हाँ, इट्स अ पार्ट, फेल्योर एंड सक्सेस इज द पार्ट ऑफ लाइफ एंड लिविंग विद इज द आर्ट ऑफ लाइफ, वो आपको समझ में आना चाहिए। विनय, नहीं क्लियर तो हुआ? सर, नहीं सर, इसीलिए तो मैं कभी कभी फेल होता हूँ, इसलिए मुझे लगता है मैं कभी कभी निकम्मा हूँ। पर निक अगर मैं हाँ, असहमत कर देता हूँ सर, तो ऐसा अब स्टेटमेंट हो जाएगा ना कि हाँ भाई, अब मैं मैं हमेशा ही निकम्मा हूँ। अब आपको ये थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा कि आप निकम्मा वर्ड को समझे या नहीं। निकम्मा का मतलब होता है बिना काम का। बट राइट सर, क्या मैं चीज समझा। ऐसा हो सकता है कि आप बिना असफल हुए सफल हो सकते हैं? नहीं बताइए। सर, ऐसा जरूरी नहीं है। नहीं हो सकते ना। तो आपको ये चीज पहले माइंड सेट रखनी होगी, आपको ये चीज माइंड सेट रखनी होगी कि अगर आप फेल हो रहे हैं तो हमें इसके ऊपर काम करना चाहिए कि इस फेल्योर का रीजन क्या है। खुद से कोशिश करिए, नहीं होता है तो फिर आप एक्सपर्ट एडवाइस लीजिए। अगर वो भी नहीं होता है तो फिर आपको कुछ और नया ट्राई करने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि हम अपने आप को बोले कि मैं तो निकम्मा हूँ। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पर्सनली साइकोमेट्रिक टेस्ट के टेस्ट नंबर 3 की बात करें, जो हमने कल की क्लास में बात की थी, कंसंट्रेशन टेस्ट, आप सभी बच्चे जितने भी हों, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, आप पहले 5 दिन के अंदर 30 आउट ऑफ 30 कर ही नहीं सकते। एवरेज रहेगा 15 का, बाकी बच्चे 8-10 भी कर रहे होंगे, 6-7 भी कर रहे होंगे, 17-18 भी कर रहे होंगे, और 20 भी कर रहे होंगे 5 दिनों तक। इसका मतलब आपको प्रैक्टिकल अप्रोच रखना पड़ेगा कि आपको एक गाइडेंस मिला है कि ये टेस्ट 10 दिनों का टेस्ट है, आप इसमें योगा करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल को करेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखेंगे, तभी जाकर के इसमें कर पाएंगे। तो हर चीज़ का अपना एक समय होता है, ये नहीं कि हम इसको मान लें कि आप निकम्मा है या फिर हमें कुछ नहीं आता या किसी काम के हैं, वर्थलेस है। इज इट क्लियर? तो टर्म को देखिए कि आप क्या टर्म पे अपने आप को है ना लेबल लगा रहे हैं। निकम्मा डेफिनेटली बहुत ही बुरा चीज़ है। इज इट क्लियर विनय? इज इट क्लियर और नॉट? अभी भी डाउट है, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लास में आई गेस हाँ, क्लियर हो कॉन्सेप्ट जाएंगे। क्लास करेंगे ना तो आपको चीज़ें, सब चीज़ें पता चल जाएंगी, उसमें आपको हर चीज़ों का पता चलेगा। इवन आप तो ऑलरेडी पेड मेंबर्स हैं, तो आप जाइए और एडवांस स्टडी फोल्डर में पर्सनालिटी टेस्ट के कॉन्सेप्ट वीडियोस देखिए 3 दिन के। आपका सारा का सारा थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा, हाउ टू आंसर इन द पर्सनालिटी टेस्ट एंड हाउ टू चूज द बेस्ट ऑप्शन। ओके, तो जो भी पेड स्टूडेंट है उनको मैं यही बताना चाहूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं बहुत अधिक व्यवस्थित तरीके से काम करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। आई एम नॉट अ वेरी सिस्टमैटिक पर्सन, राइट? ऑप्शन ए एग्री, बी डिसएग्री एंड सी न्यूट्रल। बहुत अधिक व्यवस्थित तरीके से, तो सिंपल आप इस चीज़ को समझिए कि आप सिस्टमैटिक या ऑर्गेनाइज वे से चीज़ों को करने वाले व्यक्ति हैं या नहीं। और अगर ऑर्गेनाइज वे में चीज़ों को कर रहे हैं तो उसमें बहुत अच्छे से कर रहे हैं या नहीं। यहाँ पे नहीं वर्ड दिया गया है, जो कि एक तरह से आपको ट्रिकी क्वेश्चंस के अंतर्गत आता है, इसीलिए इसमें हमको विशेष ध्यान देना चाहिए। और इसका उत्तर होगा डिसएग्री, क्योंकि आप एक्चुअल में बहुत अच्छे तरीके से काम करने वाले व्यक्ति हैं। अगर आप पर्सनल लाइफ में अच्छे से काम कर रहे होंगे तो आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत ही अच्छे तरीके से काम भी करेंगे। इज इट क्लियर एवरीवन? सही है या नो? क्वेश्चन नंबर 14 क्लियर और नॉट? चैट बॉक्स में बताइए। चलिए ठीक है, क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेरा मानना है कि आप मौका देंगे तो अधिकांश लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे। आई बिलीव दैट इफ़ यू गिव अ चांस मोस्ट ऑफ द पीपल विल टेक एडवांटेज ऑफ योर्स, राइट? अब यहाँ पे ऑप्शन है एग्री, डिसएग्री एंड सी न्यूट्रल। अगेन यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का उत्तर गलत होता है और वो क्वेश्चन को समझ नहीं पाते या समझने की जो क्षमता है वो उसमें विकसित नहीं होती, इस कारण से ये गलतियाँ होती हैं। यानी कि मौका देंगे, यानी कि आपने कभी भी किसी को कोई अपॉर्चुनिटी दिया तो लोग आपका फ़ायदा उठा ले रहे हैं। अगर लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि आप स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी नहीं है, राइट?
आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी नहीं है, इसलिए तो लोग आपका फ़ायदा उठा ले रहे हैं। हर चीज़ें आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। सपोज़ कि आपने अगर अपना मोबाइल किसी को दिया, राइट, तो आपकी नज़र ये होनी चाहिए कि आपका जो सामने वाला व्यक्ति है वो उस मोबाइल के साथ क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, और आपने किस व्यक्ति को दिया है, किस तरह से दिया है, यानी आपका सुपरविज़न, क्या चीज़ कहते हैं हम, सुपरविज़न है या नहीं है, उन सब चीज़ों के बारे में भी बात हो रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई व्यक्ति आपका गलत तरीके से फ़ायदा ना उठाए। अगेन फिर आपकी डिसीजन मेकिंग आ जाती है कि आप किस तरह से चीज़ों को सेलेक्ट करते हैं, ऑफ करते हैं और अकॉर्डिंगली आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्लियर हुआ? से यस या नो, चैट बॉक्स में बताइए क्वेश्चन नंबर 15 क्लियर और नॉट। ओके चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे लक्ष्य सुस्पष्ट हैं और मैं उनकी प्राप्ति के लिए व्यवस्थित रूप से कार्य करता हूं। अब अगेन देखिए यहाँ पे व्यवस्थित रूप से कार्य है, और यहाँ पर भी हमने जो एक क्वेश्चन देखा था वहाँ पर भी हमने देखा था कि मैं बहुत ही अधिक व्यवस्थित तरीके से काम करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, जहाँ हमने इसको डिसएग्री किया था। तो मेरे लक्ष्य सुस्पष्ट हैं, यानी कि बहुत ही क्लैरिटी ऑफ थाउट का होना बहुत ज़रूरी है। क्या है? क्लैरिटी ऑफ थाउट का होना बहुत ज़रूरी है। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ, हमेशा यही लेता हूँ कि साइको एग्जामिनेशन, कुछ बच्चे जो होते हैं वो, आप देखिए बहुत चीज़ें से आपको समझने की ज़रूरत है। आपने देखा होगा ग्रुप्स में या बच्चों को बात करते हुए कि केवल 26 सीट हैं और कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है हमारी, और उसके लिए हम इतने पैसे क्यों वेस्ट करें, हम केवल टेस्ट सीरीज लेंगे और 500 रुपये वाला या 300 रुपये वाला, और उसी के आधार पर तैयारी करेंगे। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ना, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है या उनको क्लैरिटी ऑफ थाउट नहीं होती है। वो बाद में पछताते हैं, जब जीवन में एक नहीं बार बार वो असफल होते हैं तो उनको पछतावा होता है, और कई बच्चों को तो पछतावा ही नहीं होता क्योंकि उनका थाउट प्रोसेस या क्लैरिटी ऑफ थाउट ही नहीं होती है। अगर आपने जब फॉर्म फिल किया था और उस समय देख लिया था कि 26 पोस्ट है सुपरवाइजर्स के लिए, तो और वो कॉन्ट्रैक्ट बेस है, तो फिर अब तो ये क्वेश्चन मार्क ही नहीं आना चाहिए कि आप उसके लिए व्यवस्थित रूप से काम ना करें और आप अपना बेस्ट ना दें और केवल जो है टेस्ट सीरीज के सहारे रह लें और उसके आधार पर तैयारी करें या सेल्फ स्टडी के रूप में तैयारी करें। मेरा यहाँ ये कहने का मतलब नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप क्रैक साइको इंस्टीट्यूट का कोर्स लें और उसके आधार पर ही आप तैयारी करें तभी आप सफल होंगे। आप में से कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बिना किसी तैयारी के भी जाएंगे और हमें वो क्वालिफाई कर लेंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। लेकिन ऐसे बच्चों की संख्या या जो परसेंटेज, ऐसे बच्चों की जो संख्या या परसेंटेज होगी ना, वो बहुत ही कम होगी। आप जब किसी मार्गदर्शन में तैयारी करते हैं और बेस्ट जगह पे, वो खास करके रिजल्ट ओरिएंटेड जगह पे तैयारी करते हैं, तो उसमें आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो पहली तो चीज़ ये है कि सभी बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको 26 सीट भी नहीं देखना चाहिए। यहाँ पे 150 सीट होती तो वो भी नहीं देखना चाहिए। आप ये देखिए कि आप एक सीट के लिए फाइट कर रहे हैं और उसके लिए आप अपना कितना बेस्ट दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं, उस चीज़ पे फोकस होना चाहिए। व्यवस्थित रूप से कार्य करने का मतलब ये हो गया कि ये नहीं है कि आप केवल और केवल साइको की तैयारी करें, आप किसी और भी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो आप अपना एक रूटीन बनाइए और उस रूटीन के अकॉर्डिंग आप अपना टाइम मैनेजमेंट कीजिए। आप देखिए कि साइकोमेट्रिक टेस्ट में आप अपनी गाइडेंस लीजिए कि हाँ कितने दिनों में कवर हो जाएगा, किन किन टॉपिक्स को कवर करना है। तो आप अपना पूरा टाइम टेबल ऑर्गेनाइज वे में चीज़ों को करें और उसके आधार पे करें। कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड ना रहे, ना ही दूसरों के बहकावे में आकर के बात करें। तो क्वेश्चन नंबर 16 सभी लोगों को क्लियर है? से यस या नो, चैट बॉक्स में बताइए क्वेश्चन नंबर 16 क्लियर सर। वेरी गुड विनय। प्रशांत, राहुल, रवि, आप सभी भी बताएं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुझे गतिविधियों के बीच रहना अच्छा लगता है। आई लाइक टू बी इन बिटवीन एक्टिविटीज़। गतिविधि का मतलब होता है कि हमेशा कुछ ना कुछ हैपनिंग, यानी कि होते रहना चाहिए। और ये हैपनिंग कब होगा? क्या आप अकेले रहेंगे तो सब कुछ होता रहेगा, या फिर आप किसी एक ग्रुप में रहेंगे, या फिर आप किसी कम्युनिटी में रहेंगे, या आप किसी टीम में रहेंगे, या फिर आप सोशल रहेंगे तो होगा? मुझे बताइए एवरीवन।
जब आप अकेले रहेंगे तो गतिविधियां होती रहेंगी, या फिर ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई, ग्रुप हो, कम्युनिटी हो, टीम हो, सोसाइटी हो। वेरी गुड। तो यही चीज़ मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ कि आपको क्वेश्चंस लगेंगे कि ये तो सिंपल है, लेकिन उसका एक मीनिंग होता है, एक उद्देश्य होता है। तो मुझे गतिविधियों में अच्छा रहना लगता है, पसंद आता है, तो डेफिनेटली इसका उत्तर होगा एग्री होगा। अब देखिए, पर्सनालिटी टेस्ट में एक सबसे खतरनाक चीज़ होती है जिसको कहते हैं डीपी। डीपी स्टैंड फॉर डुअल पर्सनालिटी, यानी कि दोहरा चरित्र। यानी आपने कभी किसी एक प्रश्न को लेकर के तो कुछ उत्तर दिया, और कभी दूसरे प्रश्न को लेकर के कुछ और उत्तर दिया। यानी एक ही चीज़ है, एक ही विषय है, और उस पर आपके जो उत्तर हैं वो अलग अलग हैं। और पर्सनालिटी टेस्ट का जो जी और क्यू होता है, उसमें क्यू सेक्शन में सबसे ज़्यादा बच्चे जो हैं वो फेल होते हैं। रीज़न होता है कि वो डुअल पर्सनालिटी के शिकार होते हैं, कभी कुछ उत्तर दिया और कभी कुछ उत्तर दिया एक ही चीज़ को लेकर के। तो ये आप हमेशा कॉन्सेप्ट के आधार पे अगर आप उत्तर देंगे तो आप कभी भी डुअल पर्सनालिटी के शिकार नहीं होंगे, और आपके सारे के सारे उत्तर जो हैं वो जी सेक्शन के अंतर्गत जाएंगे और सबके सब सही होंगे, और क्यू में न्यूनतम या ना के बराबर ही उत्तर आपके होंगे। तो गतिविधियों के रूप में अच्छा रखना अच्छा रहता है, तो डेफिनेटली इसका उत्तर हो जाएगा एग्री। हाँ, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि आप एक सोशल पर्सन है। क्वेश्चन नंबर 17 क्लियर हुआ या नहीं, चैट बॉक्स में बताइए। ओके, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं शायद ही कभी भय या चिंता महसूस करता या करती हूँ। आई रेयरली फील फियर और एंजाइटी। अब देखिए, यहाँ पर भी रेयरली वर्ड यूज़ किया गया है, और भय और चिंता। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो फियर और वरी या एंजाइटी को फील नहीं करता हो। बट ये अगेन डिपेंड करेगा कि आपकी पर्सनालिटी स्ट्रांग है या वीक है। जो वीक पर्सनालिटी होगी उसके साथ ये चीज़ें मोस्टली होगी, और जो स्ट्रांग पर्सनालिटी होगी उसके साथ ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो रेयरली होगी। राइट। तो सही उत्तर इसका जो होगा वो होगा एग्री। क्वेश्चन नंबर 18 आप विनय क्लियर हुआ या बाकी बचे आप लोगों को क्लियर हुआ या नहीं? क्वेश्चन नंबर 18 क्लियर और नॉट, चैट बॉक्स में बताएं। सर इसमें भी वही डाउट है। जी। आई गेस मुझे कॉन्सेप्ट क्लास देखना ही चाहिए। हाँ बिल्कुल, कॉन्सेप्ट क्लास देखेंगे ना। देखिए, आपके मेरे ख्याल से विनय केवल 18 सही रहे थे, यस सर 17। और 17 आपके गलत हो गए थे। तो आप, इसीलिए मैंने बोला ये तो बहुत ज़्यादा गलत है। इसीलिए मैंने बोला कि आप कॉन्सेप्ट क्लास को जाकर के देखिए, और जब आप देखेंगे और उसके फिर इसी टेस्ट को दोबारा से लगाएंगे ना, तो 35 आफ्टर 35 आपके सही होंगे। इवन बाकी टेस्ट में भी आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। ओके, ठीक है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मैं अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए कड़ी मेहनत करता हूँ। अगेन देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 19 और उसके पहले जो था हमारा, व्यवस्थित तरीके से या सुव्यवस्थित तरीके से काम करते हैं। तो कड़ी मेहनत वही चीज़ है कि आपने R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया, और उसके अकॉर्डिंग देखा कि नहीं, आप मेहनत तो करने के लिए रेडी हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक दिशा की भी ज़रूरत है कि हम किस दिशा में मेहनत करें। अदरवाइज आप क्या हो जाएंगे, दिशाहीन हो जाएंगे। और मैक्सिमम बच्चे जो है साइकोमेट्रिक टेस्ट में क्यों फेल होते हैं, आप समझिए। एक तरफ RDSO का डाटा है जहाँ पर साइकोमेट्रिक सूटेबल कैंडिडेट की जो संख्या होती है वो होती है हार्डली 30%, और वहीं एक क्रैक साइको इंस्टीट्यूट के बच्चे होते हैं वहाँ पर सूटेबल कैंडिडेट की जो संख्या होती है वो मिनिमम 70% एंड एबव होता है। और उसमें भी अगर हम बात करते हैं अचीवर्स बैच की, तो वहाँ पर ये संख्या जो है 90% एंड एबव चली जाती है कि वो बच्चे पास करते हैं। कहने का मतलब होता है कि अधिकांश बच्चे जो तैयारी करते हैं वो दिशाहीन करते हैं तैयारी। उनके पास कोई गाइडेंस नहीं होता, और वो उस कंटेंट या उस क्वालिटी के आधार पर तैयारी नहीं करते हैं। दिशा का होना बहुत ज़रूरी है, और ये कड़ी मेहनत यही बताता है कि आप लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सुव्यवस्थित तरीके से कार्य करते हैं। तो इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा एग्री। और मुझे नहीं लगता आप में से किसी भी बच्चे का ये गलत रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 19 आप में से सभी का सही रहा होगा। से यस या नो? ओके, चलिए थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2020 है। कह रहा है कि मैं हंसमुख और खुशमिजाज व्यक्ति हूँ। आई एम अ चीयरफुल एंड हैप्पी पर्सन। तो आई मस्ट से आप में से 99% लोगों का उत्तर सही रहा होगा, होपफुली 100% का होगा। इसका सही उत्तर होगा एग्री। और ये ऐसे व्यक्ति कौन होते हैं जो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं और जो कि प्रैक्टिकल अप्रोच भी रखते हैं।
अगर गलत भी हो गए तो उसमें रोने वाली बात नहीं है, निकम्मा कहने वाली बात नहीं है। ये समझना चाहिए कि हमने जो गलतियां की हैं हम उस अपनी गलतियों को सुधारें, और उसके लिए जो मार्गदर्शन की ज़रूरत हो या जो अभ्यास की ज़रूरत हो या जिस लेवल का कंपटीशन की ज़रूरत है उसके आधार पे हम तैयारी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सभी लोगों का सही रहा होगा, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 क्लियर है या नहीं? से यस या नो? क्वेश्चन नंबर 20 क्लियर? यस या नो? किसी का ये गलत भी रहा था क्या? कोई भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका गलत रहा हो या सबका सही था? चलिए क्लियर है तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 2121। नैतिक मामलों संबंधी निर्णय लेने के लिए हमें हमारे ही धार्मिक विशेषज्ञों की राय लेनी चाहिए। फॉर डिसीजन रिगार्डिंग मोरल मैटर्स वी शुड सीक द ओपिनियन ऑफ आवर ऑन रिलीजियस एक्सपर्ट्स। इसका मतलब ये होता है कि हम एक्सपर्टाइज की तरफ जाते हैं या नहीं, यानी कि जो विशेष योग्यता रखते हैं उसके बारे में हम जानते हैं, यानी यही सेंस लेने की बात की जा रही है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा एग्री। क्वेश्चन नंबर 21 क्लियर है या नहीं? चैट बॉक्स में बताइएगा। एवरीवन क्लियर और नॉट? से यस चैट बॉक्स में बताइए। ओके चलिए क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुछ लोग मुझे उदासीन और मतलबी समझते हैं। सम पीपल कंसिडर मी अपेथेटिक एंड मीन पर्सन। ऑप्शन ए एग्री, बी डिसएग्री एंड सी न्यूट्रल। तो अगेन मैं आपको बताऊं कि आप एक अगर पॉजिटिव और हंसमुख व्यक्ति हैं तो आपको क्यों, अगर आप हंसमुख हैं तो आप उदासीन क्यों होंगे? नहीं होंगे। और अगर आप दूसरों को सहयोग करने में रखते हैं तो आपको मतलबी क्यों कहेंगे? बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। इसीलिए इसका सही उत्तर होगा वो होगा डिसएग्री। क्वेश्चन नंबर 22 क्लियर हुआ या नहीं? चैट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 क्लियर और नॉट? ओके चलिए क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है मेरा जीवन बहुत ही गतिशील है। माई लाइफ इज़ वेरी डायनेमिक। अगेन देखिए, इससे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था कि मैं गतिविधियों में, एक्टिविटी में रहना पसंद करता हूँ या नहीं। और गतिशीलता मतलब होता है कि आप स्थिर नहीं है, आप ठहरे हुए जल नहीं है, आप हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं। यहीं पर मैं आपको रिलेट करता हूँ उस फूड वाले क्वेश्चन से जहाँ पे बोला गया था कि यू ऑलवेज ट्राई न्यू फूड्स। यानी कि जो गतिशील होगा, जो हमेशा कुछ नया करने की चाहत रखता है, वही तो ऐसा कार्य करेगा। अब अगेन समझिए कि जिस व्यक्ति ने 23 में उत्तर दिया था गलत और यहाँ पर वो चूज कर रहे हैं गतिशील, तो अगेन वो फिर डुअल पर्सनालिटी हो जाती है। इसीलिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा एग्री। क्वेश्चन नंबर 23 क्लियर है या नहीं? चैट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 क्लियर और नॉट? ओके थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी मैं कविता पढ़ रहा होता हूँ या कोई कलाकृति देखता हूँ तो मुझे सिहरन या उत्तेजना की लहर का एहसास होता है। अगेन अभी जो हमने पोएम देखा और उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को देखा, या मुझे तोड़ लेना वनमाली वाला पोएम, तो समटाइम्स व्हेन आई एम रीडिंग अ पोएम और सी अ पीस ऑफ वर्क आई फील ट्रैवलिंग और वेव ऑफ एक्साइटमेंट। इसका सही उत्तर हो जाएगा एग्री। हाँ, ये हमारे अंदर सेंसिबिलिटी आती है। क्वेश्चन नंबर 24 का उत्तर होगा एग्री। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 24 से यस या नो? चैट बॉक्स में बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 क्लियर सर? विनय, प्रशांत, राहुल, रवि, थोड़ा सा पार्टिसिपेशन आप लोग अपना बढ़ाइए और एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए। अगर बोल नहीं सकते हैं तो चैट बॉक्स में ही आप सभी लोग जो हैं रिप्लाई किया कीजिए, क्योंकि क्लियर है सर। हाँ, हमारी क्लास जो है ना वो इंटरेक्टिव होती है, टू वे कम्युनिकेशन होती है, जहाँ पे हम 1 to 1 भी बात करते हैं और 1 to all भी बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस, राइट है। तो कम्युनिकेशन आपको कभी भी फील नहीं होगा कि आप ऑफलाइन क्लास में हैं या ऑनलाइन क्लास में हैं, क्योंकि आप हमेशा संवाद की मुद्रा में रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, मैं जिद्दी और कठोर मन वाला हूँ। आई एम ए स्टबर्न एंड द हार्ड हेटेड पर्सन। तो डेफिनेटली आप ऐसे व्यक्ति नहीं हैं, ये एक निगेटिव पर्सनालिटी। और अगर हम बात करें तो अग्रेसिव पर्सनालिटी की बात करते हैं, इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा डिसएग्री।
क्वेश्चन नंबर 25 क्लियर है एवरी सभी को? चैट बॉक्स में बताइए। क्लियर सर। ओके चलिए, बोल करके तुरंत माइक को म्यूट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, ब्रह्मांड और मानव दशा के स्वरूप के संबंध में चिंतन करने में बहुत कम दिलचस्पी है। देखिए यहाँ पे जो एक वर्ड दिया गया है चिंतन, और यहाँ पे सब्जेक्ट है चिंतन तो दिया गया है, बट इसका जो सब्जेक्ट दिया गया है वो बोला गया है यूनिवर्स एंड द ह्यूमन कंडीशन जो है उसके बारे में बात करें। चिंतन करने में आपको बहुत कम दिलचस्पी है। अगेन अगर हम बात करें, जो हमने बात की थी, एक संवेदनशील व्यक्ति होते हैं, एक असंवेदनशील होते हैं और एक अति संवेदनशील होते हैं। तो जो संवेदनशील व्यक्ति होती है उसको डेफिनेटली चिंतन मनन की प्रक्रिया हमेशा बनी रहनी चाहिए, यानी कि क्या सही है और क्या गलत है उसका भेद पता होना चाहिए और अकॉर्डिंगली हमें काम करना चाहिए। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन होता है जो कि आपकी ग्लोबल वार्मिंग से होता है, नेचर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें, तो यहाँ पे बोल रहे हैं बहुत कम दिलचस्पी है, यानी कि हम मतलबी इंसान हैं, बिल्कुल नहीं है, इसलिए इसका उत्तर होगा डिसएग्री। क्वेश्चन नंबर 26 क्लियर है सभी लोगों को? चैट बॉक्स में बताइए क्वेश्चन नंबर 26 क्लियर और नॉट। जी बताएं, क्वेश्चन नंबर 26 क्लियर है, यस या नो? ओके चलिए क्लियर है रवि एंड विनय, तो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैं प्रसन्नचित और आशावादी नहीं हूँ। अगेन देखेंगे यहाँ पे ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है जहाँ पे नहीं वर्ड दिया गया है। तो आप प्रसन्नचित और आशावादी हैं, हमने अभी क्वेश्चन किया था जहाँ पे हंसमुख हूँ, मिलनसार हूँ, कुछ मिजाज व्यक्ति हूँ। तो प्रसन्नचित का जस्ट अपोजिट बोल रहा है कि आशावादी नहीं है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे डिसएग्री। तो इजी लेवल का क्वेश्चन है, डेफिनेटली आप लोग का सही रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, उसको देखिएगा। मुझे अक्सर महसूस होता है कि मुझ में कूट कूट कर शक्ति भरी है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कि मैक्सिमम लोगों का उत्तर गलत रहता है, यानी 75% लोग जो हैं वो इनकरेक्ट आंसर देते हैं। अब आप सभी लोग चैट बॉक्स में बताइए कि क्वेश्चन नंबर 28 आप लोगों का सही था या गलत था। क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में बताइए, आपका ये प्रश्न का उत्तर सही था या गलत था। राहुल का रॉन्ग, रविशंकर का सही, विनय का रॉन्ग। प्रशांत आप ही आंसर दीजिए। प्रशांत आपके भी आंसर का वेट हो रहा है। आई थिंक प्रशांत ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है, बट अगर अटेम्प्ट कर लिया होगा तो उनका भी उत्तर रॉन्ग है। तो देखिए अभी 4 स्टूडेंट हैं और उसमें से एक सही है और 3 गलत है। जो मैंने 75% का आंकड़ा दिया था वो परफेक्टली फिट बैठ रहा है, और वो मुझे मालूम है क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है सभी बच्चों का कि वो क्या रहता है। अब देखिए आपके अंदर, आप इस चीज़ को कह रहे हैं कि अक्सर आपको महसूस होता है कि आपके अंदर कूट कूट कर शक्ति भरी है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि आप एक हीरोइक पर्सनालिटी है। क्या है आप? एक हीरोइक पर्सनालिटी है, आपके अंदर बहुत सारी प्रतिभा भरी है। सपोज अगर ऐसा कुछ होता तो आप जो है SCTO के जॉब के लिए क्यों आते, जो भी वो भी कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है। आप IAS की तैयारी कर रहे होते हैं, या फिर किसी इंटरप्रेन्योरशिप के मालिक होते हैं, जैसे कि आज के टाइम में जो एक्स कंपनी के मालिक है वो देख सकते हैं, या फिर आपका नाम पूरी दुनिया और विश्व में होता नहीं। आप, ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हो गया। आपको यहाँ पर आपको रियलिस्टिक वर्ल्ड में रहना है, उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है कि आपको अक्सर महसूस होता है। अक्सर का मतलब हो गया कि मोस्टली, प्राय या ऑफनली, मोर देन 75% टाइम आपको लगता है कि आपके अंदर कूट कूट के सकते बढ़ी है। तो ये ओवर कॉन्फिडेंट को बताता है, ये ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम इसका उत्तर देंगे डिसएग्री। कूट कूट कर सकती बढ़ी हुई है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी। तो ऐसे उत्तर को नहीं दीजिए जो कि कहीं ना कहीं आपको झूठा व्यक्तित्व बनाने का जो है वो चीज करे। क्वेश्चन नंबर 28 सभी लोगों को क्लियर हुआ या नहीं हुआ? स्पेशली जिनका गलत हुआ है, राहुल, विनय, प्रशांत। राहुल को क्लियर हुआ, विनय और प्रशांत आप ही बताइए, एक्सप्लेनेशन क्लियर है या नहीं? प्रशांत को क्लियर है, विनय आपको क्लियर हो गया? चलिए विनय आप मैसेज चैट बॉक्स में बता दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
कार्यरत होने से पहले मैं बहुत सा समय बर्बाद कर देता हूँ। आई वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम बिफोर वर्किंग या बिफोर इनिशिएटिंग एनी टाइम। तो ये बेसिकली कहीं ना कहीं जो है वो आपके इंटीग्रिटी, कर्तव्य निष्ठा या आपके अप्रोच को या आपके बिहेवियर को बताता है कि कोई भी काम स्टार्ट करना है तो आप उसको तुरंत स्टार्ट करते हैं या उसके पहले बहुत सारा टाइम जो है केवल सोचने में या इधर उधर की चीज़ें करने में वेस्ट कर देते हैं। तो डेफिनेटली इसका उत्तर जो होगा वो डिसएग्री होगा। यानी कि कोई भी काम करना स्टार्ट करते हैं तो आपने प्लानिंग कर रखी है, अच्छे तरीके से व्यवस्थित तरीके से करते हैं तो टाइम को आप बर्बाद नहीं करते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, टाइम जो होता है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। पैसे से भी बढ़कर के समय होता है। टाइम इज़ प्राइसलेस और उसको हमें कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। एक एक सेकेंड बहुत कीमती होता है। क्वेश्चन नंबर 2929 क्लियर है आप सभी लोगों का? चैट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन नंबर 29 क्लियर और नॉट? चैट बॉक्स में बताएं। चलिए ठीक है, क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिस प्रकार लोग मुझसे व्यवहार करते हैं उससे मुझे अक्सर गुस्सा आता है। आई ऑफन गेट एंग्री विद द वे पीपुल ट्रीट मी। अगेन ये आपको अपने बारे में बता रहा है कि लोग आपसे गलत व्यवहार करेंगे तभी तो आपको गुस्सा आएगा। अब मुझे ये बताइए कि आप ऐसा गलत व्यवहार करेंगे ही क्यों? अगर आप दूसरों को सहयोग देने वाले व्यक्ति हैं और दूसरों की मदद करते हैं तो आप पे लोग गुस्सा नहीं करेंगे, वो आप पे प्यार करेंगे। इसीलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डिसएग्री। राइट। क्वेश्चन नंबर 3030 क्लियर है? से यस या नो चैट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 क्लियर सर? जी ओके। क्वेश्चन नंबर भी लिख देंगे तो उससे मेरे लिए आसानी हो जाएगी कि मुझे इसको और एक्सप्लेन करना है या नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 3131 आते हैं। मैं शायद ही कभी उदास और दुखी होता हूँ। आई रेयरली फील सैड और सैडनेस। राइट। ऑप्शन ए एग्री, बी डिसएग्री और सी न्यूट्रल। अगेन विनय को कंफ्यूजन होगा तो कॉन्सेप्ट क्लास देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब मैंने आप लोगों को बताया कि ये एक फैक्ट है कि हर इंसान जो है उदास भी होता है, दुखी भी होता है। तो ये इमोशंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है टेम्पोररी और एक होता है परमानेंट। तो जितने भी पॉजिटिव इमोशंस होते हैं वो सारे के सारे परमानेंट होते हैं और जितने भी निगेटिव इमोशंस होते हैं एक अच्छी पर्सनालिटी में वो सभी के सभी जो है वो टेम्पोररी होते हैं। तो अगर कभी भी जीवन में ऐसा मोमेंट आता है आप उदास हो जाते हैं, दुखी होते हैं, तो ये पार्ट है, ये पर्सनालिटी का पार्ट है, ये लाइफ है। आप इसको ये नहीं बोल सकते कि आप हमेशा खुशी रहते हैं। हर इंसान के जीवन में दुख गम आता ही आता है, कोई भी परफेक्ट चीज़ें नहीं होती है। ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच है। तो मैं शायद ही कभी है, यहाँ पे रेयरली बोला गया है इसीलिए हम बोलेंगे एग्री। बट अगर यहाँ दिया रहता है कि आई मोस्टली फील आई एम अ सैड और अनहैप्पी पर्सन तो हमारा उत्तर हो जाता है डिसएग्री। क्वेश्चन नंबर 3131 क्लियर हुआ या नहीं हुआ? चैट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन नंबर 31 क्लियर सर? जी चैट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन नंबर 31 क्लियर और नॉट? प्रशांत, राहुल, रवि, विनय। ओके चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है अलग अलग वातावरणों से उत्पन्न मनोदशाओं और भावनाओं का मुझे कभी कभार ही पता लगता है। अगेन जो है ये आप देखें वो कविता से रिलेटेड ही क्वेश्चन है कि अलग अलग वातावरण हो या उत्पन्न मनोदशा हो, यानी कि अगर पॉजिटिव इन्वायरमेंट होगा तो उससे जो मनोदशा उत्पन्न होगी वो भी पॉजिटिव होगी। अगर कोई निगेटिव इन्वायरमेंट होगा तो उससे उत्पन्न जो मनोदशा होगी वो भी निगेटिव होगी। क्या उन सभी का आपकी भावनाओं का आपको कभी कभार ही पता लगता है या फिर आपको हमेशा पता लगता है? यहाँ पे बात की जा रही है पता लगने की। ये नहीं बोला जा रहा कि आपके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है या अनुकूल प्रभाव पड़ रहा है, केवल बताया जा रहा है कि आप इस चीज़ को समझ पाते हैं या नहीं। अगेन क्या बात करेंगे हम कि आप एक संवेदनशील व्यक्ति हैं, यानी उसके अकॉर्डिंग आपको इसका उत्तर देना होगा। तो यहाँ पे कभी कभार बोल रहा है यानी कि रेयरली की बात कर रहा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे डिसएग्री। आपको हमेशा पता चल जाता है वो हो जाएगा आपका एग्री। जब कॉन्सेप्ट क्लास आएंगे तो उसमें मैं आपको इस क्वेश्चन को रिलेट करके भी बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 32 क्लियर है? यस या नो? चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 भी क्लियर हो गया है आप सभी लोगों का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3333।
बार बार काम ठीक से नहीं होता है तो मैं निराश हो जाता हूँ और मुझे आशा छोड़ देने का मन होता है। अगेन एंड अगेन द वर्क इज नॉट डन प्रॉपरली, देन आई गेट फ्रस्ट्रेटेड एंड आई फील लाइक आई एम गिविंग अप। या इसको आप उस क्वेश्चन से रिलेट कीजिए विनय, जहाँ पर कि आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया था कि आप वर्थलेस या फिर निकम्मा महसूस करते हैं, राइट? वो चीज़ें हुई थी। तो बार बार काम ठीक से नहीं होता तो मैं निराश हो जाता हूँ, आशा छोड़ देने का मन कर देता हूँ। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो उसको हम कहते हैं इन प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी, राइट? यानी अव्यवहारिक पर्सनैलिटी है। आपको व्यवहारिक होना चाहिए कि अगर आप असफल हुए हैं तो फेलियर इज द कहते हैं ना, फेलियर इज द की टू सक्सेस। असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। तो इसीलिए इसका उत्तर होना चाहिए डिसएग्री। नहीं, हमें छोड़ देने का मन नहीं करता है। हमें पता है कि हाँ मैं फेल होऊंगा, मैं गलत होऊंगा, बार बार गिरूंगा, लेकिन उसके बावजूद भी अपने पथ को नहीं छोड़ूंगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोशिश करता रहूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 33 भी क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। चैट बॉक्स में बताएं क्वेश्चन नंबर 33 क्लियर और नॉट। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34 को लेकर के। अधिकांश लोग जिन्हें मैं जानता हूँ मुझे पसंद करते हैं। अगेन देखिए, अभी तक हमने वैसे क्वेश्चंस को देखे थे जहाँ पर मेरे बारे में लोग या तो निगेटिव थॉट रख रहे थे या निगेटिव बातें कह रहे थे, बट यहाँ पे बोल रहा है पॉजिटिव। तो डेफिनेटली हम इससे एग्री करेंगे, क्योंकि आप सहयोग करने वाले व्यक्ति हैं, दूसरों को मदद देने वाले व्यक्ति हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्लियर है या नहीं, चैट बॉक्स में बताइए। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है पर्सनालिटी टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन। कभी कभी मैं जितना होना चाहिए उतना भरोसेमंद और विश्वसनीय नहीं होता हूँ। समटाइम्स आई एम नॉट एज कॉन्फिडेंट और रिलायबल एज आई शुड बी। ऑप्शन ए एग्री, बी डिसएग्री एंड सी न्यूट्रल। अब देखिए, यहाँ पर जो भरोसेमंद और विश्वसनीय वर्ड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, और इसमें हमें कभी भी डाउट नहीं होना चाहिए कि हम अपने आप पर इसके बारे में लेकर के डाउट करें। इसलिए इसका उत्तर जो होगा वो डिसएग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 35 क्लियर है या नहीं, ये चैट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन नंबर 35 क्लियर और नॉट, चैट बॉक्स में बताइए। ओके, विनय क्लियर नहीं हुआ है तो एक बार बताइए कि क्या आपको कंफ्यूजन है, बात करके बताओ विनय। सर मैं हमेशा आइडियल नहीं हो सकता। थोड़ा सा वॉल्यूम अप करिए। सर मैं कह रहा हूँ मैं हमेशा आइडियल नहीं हो सकता हूँ ना। कभी कभी तो मैं लोगों का जो भरोसा है या उनका विश्वास है उस पर 100% नहीं उतर सकता हूँ। विनय, मैं आपको एडवाइस करूंगा, आप कौन से वीडियो देखिए। आज रात में ही क्लास खत्म होने के बाद, खाना खाने के बाद देखिएगा, फिर कल की क्लास में मुझे बताइएगा कि अभी भी डाउट है या नहीं। ओके ओके विनय, सर। विनय इज इट ओके? यस सर, ओके। हाँ ठीक है, तो वो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी कि मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा और क्यों होगा उसके अकॉर्डिंग। चलिए, तो ये तो थे टोटल क्वेश्चन 35 जो हमने कल की क्लास में लिया था। जो कंसंट्रेशन टेस्ट लिया था उसका तो डिस्कशन का नीड नहीं है, वो आपको पता चल गया होगा कि क्या परफॉर्मेंस है आपकी, नहीं है। जो रिएक्शन टाइम टेस्ट लिया था वो भी आप लोगों को पता चला होगा। अगर आप लोगों के पास आज लैपटॉप या कंप्यूटर होगा तो हम एक फ्री टेस्ट आप लोगों को देंगे, आप लोग उसको दीजिएगा और अकॉर्डिंगली करेंगे। अभी सब्सक्रिप्शन नहीं दिया है, दे देंगे तो आप लोग उसका प्रैक्टिस भी आराम से कर पाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं अब आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि आप लोगों को आज की क्लास का जो एक्सप्लानेशन है, यानी कि जो व्याख्या आपको राज सर ने की है, वो कैसी लगी इसके बारे में आप लोग बताइएगा। और साथ ही साथ अगर आपको रेटिंग देना हो आज की क्लास को तो आउट ऑफ 5 आप क्या देना चाहेंगे, चैट बॉक्स में भी बताइएगा और साथ ही जो है आप वो भी बताएंगे। तो सबसे पहले कौन बताना चाहेंगे, पहले चैट बॉक्स में उत्तर दे दीजिए। आउट ऑफ 5 क्या रेटिंग देना चाहेंगे? आप सभी स्टूडेंट हैं, विनय, प्रशांत, राहुल एंड रविशंकर, राइट नाउ। रविशंकर से बहुत कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। राहुल का 5 है, विनय का 5 है, प्रशांत आपका 5 है। जी, तो अब मैं आप में से किसी भी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले वो आए और अपनी बातें रखें कि कैसा रहा एक्सप्लेनेशन, क्या क्या बेनिफिट मिला आज की क्लास को करने का। तो सबसे पहले मैं राहुल को ऑप्शन देता हूँ। राहुल बताएं। जी राहुल, मैं आपको अनम्यूट कीजिए और फिर बोलिए।
हाँ सर, आज की क्लास बहुत मतलब एक्सप्लेनेशन सर ऐसा था, अब जैसे अगर ये पहले हो गया होगा तो और उसके बाद ये टेस्ट होता, जी या फिर कोई इसकी जैसे होता तो जो मेरा स्कोर था वो मतलब काफी अच्छा हो सकता था। जी। और क्या क्या चीज़ें आपको अब पता चली, क्या अप्रोच कॉन्सेप्ट का कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो बताइए। अब सर इसमें जैसे पर्सनालिटी टेस्ट में पहले यही डाउट था कि हमें अपने हिसाब से देना है या चीजों को ये भी देखना है कि कलेक्टिवली वो पॉजिटिव है मतलब नेगेटिव है। जी अब जैसे मैंने इसके पहले जो कल वाला टेस्ट दिया था जी जी तो उसमें मैंने बहुत सी जो आंसर थे वो इस हिसाब से दे दिए थे कि मैं जैसे मतलब कोई मुझसे मेरा ही ओपिनियन पूछ रहा हो, जी जी और उसके कारण सर मेरे ये मतलब काफी सारे सवाल गलत हुए थे। बाकी अब इसमें एक चीज और ज्यादा पता चली कि किसी भी स्टेटमेंट को लेकर एग्री या डिसएग्री पर ही ज्यादा है, और बाकी मैंने किसी किसी बहुत सारे सवाल में मतलब न्यूट्रल भी टिक किया था। जी जी तो वो एक लेकर बहुत बड़ा डाउट था कि न्यूट्रल जैसे कौन सी स्थिति में आ सकता है। जी जी तो वो थोड़ा क्लियर हुआ कि अपन मतलब उस चीज को या तो एग्री करेंगे क्योंकि स्टेटमेंट या तो मतलब पॉजिटिव होगा जी। या फिर वो नेगेटिव होगा। तो देख- उसी को लेकर सर ये डाउट क्लियर हुआ है। देखिए आरडीएसओ जो है, अगर आप लोग इंट्रोडक्शन क्लास को जा करके देखें, अगर आप उत्तर प्रदेश मेट्रो का इंट्रोडक्शन क्लास ले लें या हम्म। जीएमआरसी का देखें, या फिर जब हम अपना डिस्कशन क्लास मतलब पेड बच्चों के लिए जब केवल केवल कराएंगे तो उस समय देखेंगे, तो उसमें आरडीएसओ टोटल 4 पॉइंट्स बोलता है पर्सनालिटी टेस्ट को लेकर के। पहला तो ये हम्म। बोलता है कि आप केवल सही उत्तर का चुनाव करें और जो मन में आपके प्रश्न उत्तर पहले आए वो था उत्तर के रूप में चूज करें। दूसरी बात हम्म। वो ये बोलता है कि आप जो है आ, बीच वाले उत्तर को ना चुने, जैसे न्यूट्रल की बात का है वो ना चुने, हम्म। वो तभी चुने जब आइदर एंड या तो सहमत या असहमत करना मुश्किल हो, तब आप चुने, यानी विशेष परिस्थिति में। तीसरी चीज वो ठीक है। बोलता है कि आप जो है 36 क्वेश्चन होते हैं तो कोशिश ये करें कि आप सभी प्रश्नों का उत्तर दें जहां तक संभव हो सके, ये वर्ड यूज करता है। वो कहीं भी हम्म। मैंडेटरी वर्ड यूज नहीं करता है। और जो चौथी बात वो बोलता है कि आप ऑनेस्ट उत्तर दीजिए, यानी कि आपका जो उत्तर होना चाहिए वो सच्चा होना चाहिए, झूठा नहीं। नहीं तो फिर आप डुअल पर्सनालिटी के शिकार हो जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं, तो आई थिंक न्यूट्रल वाला आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बाकी हाँ। आप जो डिस्कशन क्लास हमारा कॉन्सेप्ट होगा उसमें और बेहतर हो जाएगा। यस सर, हाँ। ये सर क्लियर हुआ, और बाकी इस चीज को लेके भी एक डाउट था कि ये कल कल मुझे मैं जब टेस्ट दे रहा था तब मेरे मन में भी ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि अपन एक सवाल का जवाब कुछ और दें और फिर वही उससे रिलेटेड जब दूसरा पूछा जाए जी। तो उसका जवाब अपन कुछ और दें। उसको लेकर भी कल मन में बहुत डाउट था। अच्छा तो मतलब मुझे यही डुअल हाँ, डुअल मतलब डुअल पर्सनालिटी। पर्सनैलिटी अच्छा मुझे वाला। एक चीज़ बताइए, जैसे आज मैंने आप लोगों को रिलेट करके बताया कि इस प्रश्न का संबंध उस प्रश्न से भी है, क्या ऐसा हम्म। को रिलेशन आप लोग एस्टेब्लिश कर पाए थे? सर कल तो मुझसे इतना नहीं हो पाया था, मतलब मैं इसको वो तो पूरा टेस्ट हो गया उसके बाद थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि शुरू से ही मतलब एक अप्रोच रखनी थी कुछ जी कुछ जी ना कुछ। जी जी तो वो मतलब फिर शुरू से ही खराब हो गया क्योंकि अब वो स्टार्टिंग से मैंने वो चीज़ मतलब सोची नहीं कि आगे जाके भी इससे कुछ मतलब रिलेटेड क्वेश्चन मतलब रिपीट हो जाएंगे। जी जी। तो इस कारण से वो फिर पूरा ही टेस्ट मतलब वो हो गया सर उसमें। ठीक है, चलिए, थैंक यू राहुल। नेक्स्ट थैंक विन, यू सर। हाँ थैंक नेक्स्ट विनय, आप प्लीज़, आपको मौका दिया जाता है कि आप अपनी बातों को रखें। कैसा रहा ओवरऑल आज की क्लास का एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस अच्छा था। हाँ थोड़ा सा मैंने वॉल्यूम विनय आप करेंगे ना, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। अभी वॉइस ठीक आ रहा है? कम आ रही है, आई थिंक आप ना हेडफोन या ब्लूटूथ वगैरह कुछ यूज़ करें, इस वजह से कम आ रही है। हेडफोन ही लगाया है तो या तो हेडफोन को ऑफ कर दीजिए और डायरेक्ट माइक से करिए, जैसे भी हो, क्योंकि क्लैरिटी नहीं रहेगी तो फिर ऐसा हो जाता है। जी बोलिए। अभी सही आ रहा है क्या सर हाँ वॉइस? अभी आ रही है सर, बोलिए। ओके। तो कॉन्सेप्ट बहुत सारे क्लियर हुए, जी और बहुत सारे ये पता चल गया कि जो मेरे कॉन्सेप्ट है या जो थॉट प्रोसेस मेरा चल रहा है वो एमपी मेट्रो को नहीं चाहिए है। तो वो मुझे करेक्ट करना है कॉन्सेप्ट क्लास के थ्रू। एक चीज़ ये पता चली है। सेकंड, जो एक्सप्लेनेशन है वो अच्छे हैं, चीज़ें समझ आ रही है। और एक ये जो डुअल पर्सनालिटी वाला कॉन्सेप्ट था वो पता ही नहीं था अभी तक कि ऐसा भी कुछ है। क्वेश्चन इंटर रिलेट भी है आपस में। तो ये एक नई चीज़ आज पता चली है, तो उसको भी ध्यान में रख के अभी आंसर करना पड़ेगा।
तो टीचिंग जो मैथोलॉजी है हमारी कि हम 1 to 1 कम्युनिकेट करके हर एक डाउट लेते हैं, या एक्सप्लेनेशन कैसा लगा राज सर एक्सप्लेनेशन अच्छा है सर, एंड जो 1 to 1 कम्युनिकेशन है ये अच्छा है। एक्चुअली मैंने कोर्स पेमेंट करने के पहले ये क्वेरी रेज किया था कि सर लाइव क्लास आप लोग बोल रहे हैं, बट लाइव क्लास में मैं, हो सकता है कि भाई मुझे कोई काम है, मैं उठ के चला जाऊंगा, कुछ भी दूसरा काम करने लगूंगा, क्योंकि आप तो मुझे सामने से देख नहीं रहे हैं ना, मैं तो बिल्कुल। यहाँ कुछ भी कर सकता हूँ, बट इतना इंटरेक्टिव सेशन है कि अलाउ ही नहीं होता है मुझे कि मैं उठ के चला जाऊँ। ये तो अच्छी बात है ना कि आपको छोड़ के जाने का मन नहीं करता है। यस सर। थैंक यू वेरी मच। प्रशांत, रविशंकर आप बताएं। ठीक है सर, अच्छा लगा। न्यूट्रल कभी हो सकता है ऑप्शन में से? हो सकता है, जैसे मैं आपसे न्यूट्रल को लेकर थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है कि मतलब कभी हो सकता है या नहीं। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि मुझे फिल्में देखने का शौक है हमेशा, कभी नहीं और कभी कभी। मोस्टली मुझे लगता है कि कभी कभी में हो सकता है न्यूट्रल, तो समझ गए ना। क्योंकि आदमी को नेचुरली होता है कि कभी कभी देख ले, हाँ, तो इसीलिए तो तो मोस्टली सबकी चीजें होती हाँ, है। तो मोस्टली देंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और अगर कभी नहीं बोलेंगे इसका मतलब ये होगा कि आपको इंटरटेनमेंट, तो हम कभी तो वो कभी तो के लिए फिर जाएंगे। निगेटिविटी में ही चले जाएगा। तो आई थिंक आपको एक आइडिया मैंने जस्ट दिया है कि क्या होगा। बाकी आज की क्लास एक्सप्लेनेशन और जैसे मैंने वो कविता वाला दिखाया, ये तोड़ लेना फिर बिंदी। बहुत बहुत जबरदस्त था सर, उससे वही कंसेप्ट नहीं, मतलब आगे वाले और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। एक क्वेश्चन नहीं, आगे वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। हाँ, आगे वाले क्वेश्चंस भी हो गए क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया कि कैसे कैसे आपको सेंसिबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन। इसमें एक ही चीज लगा हमको सर कि मतलब जो निगेटिविटी है जी, उसको तो अवॉइड ही करना है, क्योंकि मतलब मोस्टली में लगता है कि निगेटिविटी मुझ में नहीं होना चाहिए। क्योंकि डेफिनेटली। हम एक पॉजिटिव पॉजिटिव माइंडेड रहेंगे तो हम हर लेवल पे अच्छा काम कर सकें। हाँ बिल्कुल, लेकिन एक तो सामान्य इंसान के लिए पॉजिटिव क्या है और निगेटिव क्या है ये समझ पाना मुश्किल कार्य है, क्योंकि जैसे जैसे आप हाँ, थोड़ा थोड़ा सा है। बट एक आइडिया जनरल लग जाएगा आपको, लेकिन उसमें भी जो हाँ ऑप्शंस दिए बिल्कुल होंगे बिल्कुल सर। उसमें से क्या बेस्ट ऑप्शन होगा उसका चुनाव करना भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। तो मुझे मालूम है, मुझे खुद पे विश्वास है कि मैं जो चीज़ें आप लोगों को कराऊंगा, जिस प्रकार ट्रेंड करूंगा, उस तरह से वहाँ पर कोई शंका वाली प्रश्न ही नहीं रहेगा कि आपको कोई प्रॉब्लम हो। आज तक किसी बच्चे मुझे को तो नहीं हुआ अब तो जी। मुझे तो अब लगता है कि अगला अगला टेस्ट में ही नंबर बढ़ जाएंगे हम लोग के। डेफिनेटली बढ़ेगा। आप लोग हमेशा ना अपना एक ग्रोथ चार्ट रखिए कि इस डेट में हमने ये टेस्ट दिया और ये रहा, और अगली बार दिया तो क्या रहा, और खुद का ग्रोथ दिखिएगा। और जब भी क्लास हो, तो जब हम बात करते हैं, जब तक बच्चे नहीं आते हैं, तो आप अपने एक्सपीरियंस को भी शेयर कीजिए। इसका फ़ायदा बाकी बच्चों को भी होगा कि वो भी जब कॉन्सेप्ट क्लास जा करके देखेंगे और उनको लगेगा कि नहीं, ये फालतू की चीज़ें नहीं, ये काम की चीज़ें हैं। ठीक है, थैंक यू बिल्कुल सर। रवि। प्रशांत आप बताएं। यस प्रशांत, खुद को अनम्यूट कर लीजिए फिर बताएं। अच्छा, प्रशांत आउटसाइड है, चलिए कोई बात नहीं। Yes, sir. I'm homesick. अच्छा चलिए कोई बात नहीं प्रशांत, ओके, नो इशू। तो ये था हमारा। आप लोग रिएक्शन टाइम टेस्ट के लिए अवेलेबल हैं, बताइएगा यस या नो। कंप्यूटर है सभी लोगों के पास? सर 5 मिनट रुक जाइए। अच्छा, रवि शंकर कह रहे हैं 5 मिनट रुक जाए। लैपटॉप लैपटॉप हम बंद करके रख दिए कि यार कुछ होगा नहीं ऐसे। नहीं, वो चीज़ तो नहीं किया कीजिए, एटलीस्ट पूछ लीजिए मेरे से कि सर लैपटॉप बंद करना है या नहीं करना है। मैं सोचा कि ऑनलाइन क्लास चल रहा है जूम पे ही, तो फिर आज नहीं हो रहा था। नहीं, वो आप हमेशा ऑन करके हमेशा रखे रहिए, रेडी रखिए। विनय रेडी है, राहुल अभी नहीं है, कोई बात नहीं राहुल, आपके पास नहीं है तो